क्यों ऐसा होता है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं बट व्रत रखने के नाम पे हमें शर्म आती है? सेम चीज़ है। सेम चीज़ को अगर मैं अंग्रेजी नाम दे दूँ और उसके पीछे एक जापानीज थ्योरी लगा दूँ तो इट्स एक्सेप्टेबल। बट वही चीज़ अगर भारतीय परंपरा में है और सभ्यता में जुड़ी हुई है तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे क्लास पे नहीं है, मेरे लेवल पे नहीं है। When India grows, the world is happy. It's always been the case. इंडिया का डिक्लाइन इज द वर्ल्ड का डिक्लाइन। सुपर पावर तो हमें बनना ही नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोला विश्व मित्र बनना, इट्स अ वेरी राइट वर्ड। इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच हैज सक्सेसफुली टैकल्ड टेररिज्म। हमारा तो ब्रांड ही यही था कि यहाँ लोग भूखे मरते हैं और आज वो देश सबसे बड़ी फ्री फूड स्कीम चला रहा है। उसमें भी 85 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं। 5 साल तक हमने कमिटमेंट दिया है। ऑन पॉपुलर डिमांड हम ये गेस्ट वापस लेके आए हैं। ये फिगरिंग आउट की हिस्ट्री में फास्टेस्ट रिपीटिंग गेस्ट हैं, सर सृजान पाल सिंह। इनके साथ हमने एपिसोड बनाया था इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर कि इंडिया के चैलेंजेस क्या हैं और ग्रोथ क्या है। उसी का एक्सटेंशन बनाया है ये पॉडकास्ट। ये मेरे लिए पॉडकास्ट लास्ट वाले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस वाले में हमने इतनी डेप्थ में बात करी है कि इंडिया के चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए कैसे, फिर इंडिया यहाँ से ग्रो कैसे होगा, दूसरी कंट्रीज से हम क्या सीख सकते हैं, दूसरी कंट्रीज को हम सिखा क्या सकते हैं। इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री अकॉर्डिंग टू सर जिसने टेररिज्म को बिना मुंह तोड़ जवाब दिए अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया और एटलीस्ट इंडिया को उन थ्रेट से बचा लिया। ये कैसे किया इंडिया ने? इंडिया ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स में एक्सपर्ट क्यों है, कैसे बना, क्या माइंडसेट के साथ हमारी पूरी कंट्री ऑपरेट करती है, इन सब के पीछे लेसन नोन फैक्ट्स के बारे में हमने इस एपिसोड में बात करी है। Enjoy this show, but before you do that, go subscribe राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स चैनल, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। Enjoy the show. डन। फिर कहाँ से स्टार्ट करते? पहले हाँ नक्सलाइट बताओ। क्या नक्सल? ओके, इजराइल से शुरू कर रहे थे हम। इजराइल से स्टार्ट करना है। इजराइल, हमास एंड हाउ इंडिया इज एन एग्जांपल for how to tackle terrorism. India is the only country which has successfully tackled terrorism. You take any case, J&K, Punjab, Northeast, and the mother of all was Naxalism. There was a time when India, that's what I was telling you, there was a time. Okay, this is a bold statement by the way, कि India is the only country जिसने terrorism को ढंग से handle किया है. Modern world में India is the only country which has not ढंग से successfully tackled terrorism. Okay. And multiple fronts. So whether it is J&K, whether it is the Khalistan movement in Punjab, whether it is the biggest one was Naxalism. There was a time when Naxalism was covering 30 to 40% of districts of India. Nearly half, more than 1/3, less than half districts were under Naxalism, including ones in Maharashtra. Odisha was entirely almost covered in Naxalism. Parts of West Bengal, Andhra Pradesh, and so on and so forth. Chhattisgarh. Naxalism was left-wing extremism. Okay, so there were certain people, especially in very downtrodden villages across India, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, खाने की कमी थी, डेवलपमेंट नहीं था। ऐसी प्रॉब्लम्स को कैपिटलाइज किया उन्होंने, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, और उन्होंने उसको एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बना दिया कि वी आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टेट नाउ. स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट. सो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो इट्स नॉट द गवर्नमेंट इन पावर, इट इज़ द वे इंडिया गवर्न्स, रूल्स, द डेमोक्रेसी इटसेल्फ, द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी. उसे नहीं, हम अपनी ही गवर्नमेंट बनाएंगे. एंड देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया which had, and I have seen those districts where you know, this side of the bridge is sort of under the government control, and that side of the bridge there's a red flag, and that red flag is from the Naxalism. So CPI, ML करके parties होती थी, Marxist, and वो होती थी ना Maoist, the Maoist parties were there. So ये ऐसी parties होती थी, and they were कहने को parties थी, but they were actually Naxalites. They were governing, and nobody could do anything there. The government officials could not properly enter there. There was risk, life की risk थी. A lot of government officers were kidnapped, killed. There was a constant, ये हमारी जो Central Reserve Police Force है, CRPF, was in a constant battle. अभी भी है, खत्म तो पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन it has gone down significantly over the past decade, a little more than a decade. How? Not just by fighting, कि सबको जाकर के हम जो भी उनके सिंपथाइजर्स है सबको मार दिया. ऐसा नहीं किया. ऐसा करते तो वही होता जो अभी सारी दुनिया में हो रहा है. You kill some people and और टेररिस्ट निकल के आ जाते हैं. बट हमने एक तो बहुत ही टारगेटेड स्ट्राइक किया. उनके लीडर्स को हमने कैप्चर किया और उनके लीडर्स को एलिमिनेट किया हमने. और उससे ज़्यादा हमने डेवलपमेंट किया.
कमी थी डेवलपमेंट की। पीपल वर जो सिंपैथी आ रही थी या जो सपोर्ट उनको आ रहा था वो इसलिए आ रहा था बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था। तो हमने नक्सलिज्म को कॉर्डन ऑफ किया हथियारों से नहीं, डेवलपमेंट से। और ऑफ कोर्स यू हैव टू स्ट्राइक सम पीपल, कुछ तो इट्स अ वॉर सिचुएशन, तो वो भी हुआ। तो आज काफ़ी हद तक एक समय ऐसा लग रहा था कि नक्सलवाड़ी जो मूवमेंट है, नक्सलाइट मूवमेंट है, वो पूरा इंडिया खा जाएगा। जो पूरा रूरल इंडिया है स्पेशली, इट विल स्टार्ट पूरे उनके उसमें आ जाएगा, शिकंजे में। बट अभी तो वो छोटा सा एक पॉकेट मूवमेंट होकर रह गया है। और मेन मतलब हाउ डिड दे, वैसे लोग इकट्ठे कैसे करते हैं? डर के थ्रू, फियर, इंसेंटिव, पैसा देते थे, उनके पास पैसे थे, विदेशी शक्तियां उनको पैसे देती थी, एनिमीज ऑफ इंडिया उनको पेमेंट करती थी, और वो पेमेंट वो लोगों को देते थे जो लोग गरीब होते थे, और उन गरीबों को वो बहका करके उनको आतंकवादी बना देते थे। सो ये चलता रहा। तो फियर, इंसेंटिव, दोनों ही चीज़ें। और कहीं कहीं एक विद्रोह भी था कि हमें कुछ, क्योंकि जो भी आदमी नक्सलाइट बन जाता था उस एरिया में, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के करियर में उसी एरिया में काम किया, तो वहाँ पे जो बच्चा नक्सलाइट बन जाता था, जो लड़का, वो अपने गाँव में लोगों से डरते थे, उसके घर वालों को कोई छेड़ता नहीं था क्योंकि वो नक्सलाइट है और वो उसके पास हथियार है। तो हथियार मेंट पावर। तो यूथ से वो जो है गुमराह हो गए। लेकिन आज उन्हीं यूथ को अगर खाने की समस्या नहीं है, भारत इस समय दुनिया में करीब सबसे बड़ा देश जो है, हम तो ही सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी 85 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं। 5 साल तक हमने कमिटमेंट दिया है, 5 ईयर्स, और कोविड के टाइम से चल रहा है। तो भारत के पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि हम लोगों को कम से कम भूखा तो नहीं मरने देंगे। और ये देश शुरू वहीं से हुआ था जहां भूखमरी वाज, हमारा तो ब्रांड ही यही था कि यहाँ लोग भूखे मरते हैं। और आज वो देश सबसे बड़ी फ्री फूड स्कीम चला रहा है। और कब से चला रहा है? अब 5 साल, अगले 5 साल और पिछले 3 साल से चल रहा है और चलता रहेगा। तो इतना आर्थिक सशक्तिकरण है। तो इसकी वजह से फिर यू डोंट सी, इंसेंटिव नहीं है ना, कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा, तो वो ऐसे मूवमेंट्स में जाने की कोशिश नहीं करता। तो डेवलपमेंट से कॉर्डन ऑफ किया। सो पंजाब 1980s और 90s में जो खालिस्तान मूवमेंट था वो इतना खतरनाक हो चुका था कि विदेशियों को तो छोड़िए, इंडियन मीडिया बोलने लगी थी कि पाकिस्तान को होल्ड करना मुश्किल, पंजाब को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। इतना बढ़ चुका था क्योंकि पंजाब, ये पाकिस्तान से फंडेड था पूरा खालिस्तान मूवमेंट। कनाडा में इसके लिंक्स थे, आज भी हैं, और वेल फंडेड मूवमेंट था। एंड आप वी वेंट थ्रू अ वेरी बैड साइकिल जहाँ पे इवन चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को उन्होंने मार दिया था। इट वेंट सो बैड। बट उसके बाद व्हाट डिड वी डू? हमने आम आदमी पे बर्बरता करनी नहीं शुरू कर दी कि हमने एयरफोर्स लगा दी कि साफ कर दो, जो भी लगता भी है सस्पेक्टेड है उसको भी उड़ा दो। ऐसे नहीं किया हमने। वी टारगेटेड, समय लगा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वो मूवमेंट जड़ से उखड़ गया। आज भी कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लगाने की, लेकिन लग नहीं पा रहा वो मूवमेंट। JNK में कितना 1990s, 2000, 2010 के दशक से भी जम्मू एंड कश्मीर में कितना आतंकवाद हमने देखा। लेकिन जब से हमने जो कश्मीर का आर्टिकल था उसको हटाया, स्पेशल प्रोविजंस हटाई और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमने उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके बाद से कश्मीर में टेररिज्म हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। उसमें भी ऐसा नहीं किया कि हमने कश्मीर की आम जनता पे कुछ नुकसान हो पाए, हमें ऐसा कोई काम नहीं किया। इनफैक्ट आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में। अगर आप जाइए तो डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे होटल्स आ रहे हैं, टूरिज्म इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो भी जाता है वो पूछता है कि मैं कश्मीर में लैंड कैसे खरीदूँ। It's become so safe and obviously it's a beautiful place. So that is how you handle terrorism. Not by the way the world, US में टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने पूरे सोचा मैं अफगानिस्तान को तो फ्लैट कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो बिन लादेन खत्म ही हो जाएगा। बट बिन लादेन अल्टीमेटली सर्जिकल स्ट्राइक में समाप्त हुआ, अबोटाबाद में, पाकिस्तान में। वो अफगानिस्तान में तो था ही नहीं। जो हमास में, इसराइल इस समय हमास पैलेस्टाइन में अटैक कर रहा है, बट हमास के लीडर तो कतर में है। We all know it. So ultimately this practice की collateral damage is okay. This practice की flattening of buildings is okay. Residential लोगों पे अगर कुछ प्रहार होता है तो वो ठीक है। ये प्रैक्टिस चल नहीं पाई है। और दुनिया में बहुत सारे लेसन्स हैं। अमेरिका के लेसन्स हैं। इराक में इतना बड़ा वॉर किया अमेरिका ने, उससे निकल के आईसिस आई, उससे भी खतरनाक, अलकायदा से भी खतरनाक आईसिस निकल के आ गई। सो एनीथिंग जो सर्जिकल नहीं होता है वो टेररिज्म सॉल्व नहीं कर सकता। यू कांट बिहेव लाइक अ टेररिस्ट टू सॉल्व टेररिज्म। वो इंडिया नहीं करता ना। इंडिया का लेसन अलग है और सीखने वाली बात है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा शायद दुनिया में अगर टेररिज्म से कोई इफेक्टेड पार्टी थी तो हम थे। लेफ्ट विंग को सपोर्ट चाइना से आता था, और ये जो इस तरफ पंजाब और कश्मीर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वो पाकिस्तान से फंडेड होते थे। 2 विदेशी शक्तियाँ बड़ी बड़ी मिल करके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं और दे रही हैं, आज भी देने की कोशिश करती हैं। लेकिन तब उसके बाद भी भारत में ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवाद, एक साइकिल आया था 2000 के दशक में, बहुत ज़्यादा आतंकवाद होना शुरू हुआ था, लेकिन अब सब सबसाइड हो गया है।
और उसको करने का तरीका हमारा ये था कि हम सर्जिकल थे, हम हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं. कोलैटरल डैमेज इज नॉट एक्सेप्टेबल. एक भी व्यक्ति मरता है जो कोलैटरल डैमेज है, सिविलियन है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. So that is what I was referring as a lesson from India to Israel. Here's a question on this. The right way, you're saying कि development or education के through is a right way to kill terrorism and to tackle terrorism in better words, right? और जो अभी इसराइल कर रहा है या जो अदर कंट्रीज करती कि जाओ पूरा साफ कर दो, ख़त्म कर दो, दैट डोंट यू थिंक दैट्स अ फास्टर वे टू डू इट? उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट्स हाउ पीपल ट्राई टू जस्टिफाई देयर एक्शन बाय सेइंग कि हम लोग एक ही हफ्ते में, एक ही महीने में हम ख़त्म कर देंगे एक बार, ताकि हम आगे वाला टाइम में बहुत पीसफुल रहेंगे. 1960 से 66 के वॉर, इनफैक्ट 48 से ही, 1948 के टाइम से जब से इसराइल की स्थापना हुई है, इसराइल यही करने की कोशिश कर रहा है. आज तक नहीं हो पाया सॉल्व. यूएस ने जब 9/11 का अटैक हुआ तो उसने कहा तालिबान को हम ख़त्म कर देंगे, अफ़गानिस्तान पे हम इतनी बम वर्षा करेंगे कि कहीं ना कहीं बिन लादेन तो ख़त्म ही हो जाएगा. ना तो बिन लादेन ख़त्म हुआ और तालिबान दोबारा अब तो यूएस के हथियारों के साथ वर्जन 2 में आ गई है. इट्स इवन मोर पावरफुल. इस बात तो कोई चेक बैलेंस ही नहीं है, उसका कोई दुश्मनी नहीं है अब तो. मतलब तो यूएस क्या हुआ तालिबान में? तालिबान को यूएस ने कुछ समय तक दबा दिया, काबुल से हटा दिया, लेकिन अफगानिस्तान से नहीं हटी, ना वो आइडियोलॉजी हटी. तो ये जब 9/11 के बाद अगले 10 साल तक, 15 साल तक वॉर चलता रहा. फिर हमने देखा कि कैसे अभी 1 साल में यूएस विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान. उसके जैसे ही विड्रॉ किया बाइडेन ने, तो क्या हुआ? तालिबान हैज टेकन ओवर. सो टुडे हु इज इन पावर इन तालिबान, इन अफगानिस्तान? तालिबान. And Taliban version 2.0. And Taliban version 2.0 is using what weapons? It has at its disposal the weapons which the Americans left behind. तो अमेरिकन ने ना सिर्फ तालिबान को वापस दे दिया, बल्कि उसको अपने ही हथियारों का गिफ्ट भी दे दिया, टू द ट्यून ऑफ $80 बिलियन वर्थ के उसको हथियार दे दिए. अब उसके पास मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं तालिबान के पास. ऑफकोर्स वो उसको उड़ा नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो एजुकेशन नहीं है. छोड़ के चले आए ना. सो अमेरिकन अपने हथियार छोड़ के चले गए और उन हथियारों का इस्तेमाल अब तालिबान करेंगे वर्जन 2.0 में, और बिल्कुल वही तालिबान वापस आ चुका है. सो 20 साल के संघर्ष में अमेरिका ने करीब $3-4 ट्रिलियन का एक युद्ध लड़ डाला. उसमें अमेरिका की पूरी इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई. हम क्राइसिस से गुजरे, अमेरिका का जो 2009 क्राइसिस भी हुआ उसमें, और निकल करके क्या आया कि एक नया वर्जन ऑफ तालिबान आया जो पिछले तालिबान से भी ज़्यादा सशक्त है, क्योंकि उसके पास अमेरिकी हथियार आ गया और वो भी फ्री वाले. और अब उसके पास अपोज करने वाली कोई फोर्स ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका उसको अपोज कर नहीं सकता. अभी तो अमेरिका निकल गया वहाँ से. रूस एक कमज़ोर देश हो चुका है विद द यूक्रेन वॉर, तो वो भी उसको अपोज नहीं कर सकता. तो उसके कोई अपोजिशन ही नहीं है. जब ये इराक में गए, अमेरिकन वेंट टू इराक, उनको सद्दाम हुसैन को हटाना था. अब वो क्यों हटाना था एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि सद्दाम हुसैन के क्या टेररिस्ट लिंक थे ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है. तो वो वॉर इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क. लेकिन उस वॉर का नतीजा क्या हुआ? सद्दाम तो हट गए, लेकिन निकल के कौन आ गया? आइसिस दुनिया की सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो निकल के सामने आ गई. और वो ना सिर्फ फिर से इराक को परेशान किया, उसने तो सीरिया को भी परेशान किया. उसने तो उस पूरे एरिया में ही एक अपनी ही अलग ही कलीफाइट बनानी शुरू कर दी कि हम अपने ही देश हैं. दैट हैपेंड. और वो भी अभी खत्म नहीं हुई है. उसको खत्म करते हैं, नया वर्जन निकल के चला आता है. सो द प्रॉब्लम इज ऑफ डूइंग व्हाट वी आर सेइंग कि एकदम खत्म कर दें सब कुछ. तो दिस इज अ फास्टर वे. इट्स नॉट अ फास्टर वे बिकॉज दिस इज नो वे. What you will do is actually make the version 2 of it and the version 3 of it, which is even more lethal and vicious. और यही हो रहा है सारी दुनिया में. This is exactly what is happening. Okay, today I read a news. I think India US के बीच में there was something happening related to Khalistan. You read that? No, I don't. कि क्या हुआ? नहीं, just that कोई I think some Indian intelligence person was in US. जिसने they were planning to kill like a Khalistani leader in US. And they hired like a hitman who turned out to be a US agent, undercover US agent. So ऐसे, did you read that news? No. Today I've not read the newspaper. I have not कल से नहीं पढ़ा मैंने newspaper. I just read it this morning, so because you mentioned, I was like, okay, India US में ये क्या हो रहा है, because US called it out. So they see because I thought India US is such strong, they won't call it out such things in like public. That's sorted out on a international relations में क्या होता है, there's always two factions. So हम सबको पता है कनाडा और इंडिया के बीच में क्या चल रहा है. So जस्टिन ट्रूडो आए यहाँ पर, वापस गए, उन्होंने कुछ आरोप लगा दिए जिसका उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था. हमने सबूत मांगा तो वो चुप हो गए. फिर उन्होंने कुछ सैंक्शन लगाई, हमने डबल सैंक्शन लगा दी. अब देयर इज एक इंटरनेशनल फैक्शन नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली ऐसा है जो एंटी इंडिया है
और वो यूएस में भी फैला हुआ है. एंटी इंडिया फैक्शन है. क्यों? There are reasons, political reasons. So why was Trudeau doing all this, for instance? Trudeau needs the votes of the people who are opposed to India. वो एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट है, छोटा सा है लेकिन ऑर्गेनाइज बहुत है. तो अगर वोट जाएगा तो एक साथ जाएगा, और वो पैसे वाला सेगमेंट है. दे हैव गॉट लॉट ऑफ मनी देयर. तो इसलिए उनका पॉलिटिकल जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है. एंड ट्रूडो नीड्स दैट फुटप्रिंट. व्हाई इज एन एंटी इंडिया? मतलब वो खालिस्तानी लिबरेशन मूवमेंट में ही सर्वाइव किया है. वही उसकी क्या फिलॉसफी है? व्हाट आर द खालिस्तान चाहिए उनको एक भारत से अलग देश तोड़ना है, इसका नाम खालिस्तान होगा, जो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है. मतलब एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट है उनका. बाहर का कपड़ा ये है, अंदर का ये है कि इट्स अ पाकिस्तान फंडेड मूवमेंट एंड पाकिस्तान इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मैस अप इंडिया. पाकिस्तान की एक ही आइडेंटिटी बहुत साल से रही है, जब से आज़ाद हुआ है, कि हम भारत नहीं है, हम पाकिस्तान है और हमारी आइडेंटिटी इज नॉट इंडिया. सो वी आर एवरीथिंग विच इज़ नॉट इंडिया इज अस. सो हमेशा उनका एक ही कांस्टेंट स्ट्रगल है कि हम कहाँ छोटा सा भी हम इंडिया से अपने आप को बेहतर दिखा दें या इंडिया में थोड़ा सा मैसअप कर दें. सो दैट हैज़ बिकम आई थिंक एन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. एंड आई थिंक स्पेशली आफ्टर बांग्लादेश का अलग हो गया बांग्लादेश जब से, तो एक भाषा पर आधारित देश पाकिस्तान से अलग हुआ और उसमें इंडिया का सपोर्ट बांग्लादेश को था. तो पाकिस्तान थिंक्स कि अब हमारी लेजिटिमेट राइट है कि हम भी इंडिया को तोड़ेंगे, या तो भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे या किसी आधार पे. सो वो खालिस्तान में पंजाब को सपोर्ट, वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं पंजाब में. वो एक अलग कश्मीर राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर में. भारत में जहाँ पर भी कोई भी ऐसा बोल देगा कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, वहाँ पाकिस्तान का सपोर्ट बाय डिफॉल्ट आ जाता है. आ जाता था, अब तो सपोर्ट करने की खैर आई थिंक उसका कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी. अल्टीमेटली सारा दुनिया ने देखा जो हुआ, और जिसका अटेंशन दूसरे को डैमेज करना होता है वो अपना भला नहीं कर पाता. और चंद्रयान 3 के बाद तो हमने देखा ही, पाकिस्तान की न्यूज़ तो आपने भी सुनी होगी कि किस तरह से पाकिस्तान में मुझे रिग्रेट दिखा एक कि हिंदुस्तान किधर पहुंच गया. भारत जो है चंद्रमा तक पहुंच गया और हम अभी चंद्रमा देखने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसी बातें हम कर रहे हैं. एंड पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो यही कह रही थी कि हम बिजली नहीं ला पा रहे हैं यहाँ पर, और भारत जो है चंद्रमा तक पहुंच गया. हाँ, वो इनफैक्ट देयर इज वन मीम इज गोइंग वेरी 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 हम भी चंद्रमा पर हैं. हम भी चंद्रमा पर हैं. चंद्रमा पे बिजली है वो नहीं है, यहाँ भी नहीं है. पानी है नहीं है, यहाँ भी नहीं है. तो हो गई ना, हम सेम ही है. क्या कर लिया उन्होंने पहुंच के. दैट मीम वाज लाइक वेरी वेरी वायरल. हाँ, और किसी कोई आम आदमी था, ही वाज जस्ट सम कॉमनर जिसका इंटरव्यू में उसने ऐसा बोला. इट वाज वेरी रैंडम, वेरी फनी. एंड देन इट्स I don't know what people enjoy. It's just like कि वहाँ पे लाइन से हज़ारों लाखों, उसमें पाकिस्तान में वायरल नहीं, वो इंडिया में वायरल है. Like people are enjoying that more. Talking about चंद्रयान, I wanted to ask this. हम लोग अभी इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इसरो ऐसा क्या कर रहा है जो नासा या दूसरी वर्ल्ड की चीज़ें नहीं कर पा रही है, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही. हम सस्ता क्यों पहुँचा पा रहे हैं? लाइक हाउ आर वी चीपर देन एवरीबडी एल्स? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी बेटर है? क्या मतलब क्या बेटर है हमारे पास जिसकी वजह से हम सस्ते बना पा रहे हैं? लोग अच्छे हैं, लोगों का पर्पस अच्छा है, और ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, वो अच्छा है. एंड लेट मी इलैबोरेट. ठीक है, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो डिप्राविटी में हुई थी, 1960s में हुई थी. उस समय 1960 के दशक में 64-65 में जब इनकोस्पार बना था, जो बाद में इसरो बन गया 1969 में. इनकोस्पार की जब स्थापना हुई थी तो भारत के पास खाने को खाना नहीं होता था पूरा. हम विदेशी लोगों से खाना मंगाते थे और तब हम अपने लोगों को खिलाते थे. और कई बार इस चक्कर में हमारी काफ़ी आर्म ट्विस्टिंग होती थी, स्पेशली बाय द यूएस. तो जैसे हम कुछ ऐसी बात करते थे कि जो यूएस को पसंद नहीं होती थी, तो यूएस क्या करता था, जो हमारे लिए खाना आ रहा होता था शिप से, कैंसस से आता था यूएस में. कैंसस में काफ़ी फार्म्स हैं, उनका एक स्टेट है. जो शिप आ रही होती थी उसको वो डाइवर्ट कर देते थे रातों रात. और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे फूड मिनिस्टर्स, हमारी पूरी कैबिनेट डर जाती थी इस बात से कि जो खाना यूएस से आ रहा था वो डाइवर्ट हो गया क्योंकि हमने कुछ उनके खिलाफ बोल दिया. सो खाना वॉज यूज्ड हमारा मुंह बंद रखने के लिए कि हम सिर्फ उनके मतलब की बात करें, उनके फ़ायदे की बात करें. उस देश ने 1960s में इसरो की स्थापना करी. सबसे पहले हमारा पर्पज़ क्या था? इसरो का पर्पज़ ये था कि हम अपने देश में जो किसान हैं और जो मछुआरे हैं, हम उनको मदद पहुंचा सकें, जिससे हमें जो खाने की किल्लत हो जाती है, क्योंकि कभी मॉनसून इज अनप्रेडिक्टेबल, इतना अनप्रेडिक्टेबल कि अगर किसी का मूड अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम बोलते हैं कि उसका मूड मॉनसून जैसा है. सो मॉनसून आर अनप्रेडिक्टेबल. नॉर्थ इंडिया की सारी जो क्रॉप्स है वो मॉनसून पर, यानी उनकी जो बरसात है उस पर निर्धारित होती है, डिपेंडेंट है टोटली. सो जो वो निर्भर करती है, इस वजह से मॉनसून अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो फसल भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती थी. तो ये फसल के साइकिल्स आते थे. जब भारत ने देखा कि अंतरिक्ष से अगर हम धरती के बादलों का और धरती के क्लाइमेट का और वेदर का फोरकास्ट कर सकते हैं, तो हम किसान को ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस वक्त आपको बीज बोना चाहिए, क्योंकि बरसात होने वाली है,
तो हम किसानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसरो बनाया, खाने के लिए बनाया, ठीक। सेकंड, मछुआरे हमारे जाते थे, और भारत, ये जो दोनों ही हमारे जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, काफ़ी वायलेंट वाटर बॉडीज़ हैं, इसमें काफ़ी लहरें आती हैं, तेज़ आती हैं, और हमारे पास कोई बहुत एडवांस शिप्स नहीं थी। सो हमारी फिशिंग बोट्स कई बार लॉस्ट हो जाती थी, तो एक हज़ारों की संख्या में मछुआरे छूट जाते थे, खो जाते थे, और उनमें से बहुत से लोग मर जाते थे। उनको बचाने के लिए हमने इसरो की स्थापना करी। इतना ऐसा, और बजट तो कम थे ही, बजट हमारे और भी कहीं जाने थे, ये तो छोटा सा स्पेस मिशन था, वो तो डॉक्टर साराभाई जैसे महान हमारे वैज्ञानिक सोच वाले लीडर्स थे, तो दे वर एबल टू डू इट। बट इतना कम हमारे पास पैसा था कि इनिशियली तो हमने एक चर्च में शुरू किया। मैरी मैगडलेन चर्च की कहानी तो सभी को पता होगी, कैसे एक चर्च में गए डॉक्टर साराभाई, और उनके साथ एक यंग डॉक्टर कलाम थे, उनकी उम्र बहुत कम थी, 30s में थे तब वो, और वो कहते हैं मेरा शुरू के दिन थे इसरो में, और हम गए वहाँ पर, देखा एक मछुआरों का गांव था, लेकिन उसी जो गांव था वहीं पर मैग्नेटिक इक्वेटर बगल में था उसके, वो मैग्नेटिक इक्वेटर के पास में ही आपको लॉन्च करना होता है। तो हमें अब ये मछुआरों का गांव चाहिए था, तो मछुआरों का गांव कैसे लें? एक तरीका तो ये है कि आप गवर्नमेंट को बोल दीजिए सब हटवा दो, सबकी घर उजाड़ दो, लेकिन वो इसरो नहीं कर सकता, और वो भारत नहीं करता, तो इसरो ने ये नहीं किया। तो विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम गए रेवरेंड फादर पीटर परेरा के पास, जो ये मैरी मैगडलेन चर्च के फादर थे, उसके चीफ प्रीस्ट थे, और उनको समझाया ये बात कि यहाँ पर हम रॉकेट्स लॉन्च करेंगे, और यहाँ पे हम उसके बाद उस रॉकेट से इन्हीं मछुआरों को फ़ायदा होगा। सो फादर पीटर परेरा ने बोला कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। आप ऐसा करो, आप संडे को आओ, संडे को मास होगी यहाँ पे, सब लोग आएंगे, फिर हम बात करेंगे। संडे को गए डॉक्टर कलाम और उनके बॉस डॉक्टर साराभाई, तो फादर पीटर परेरा ने प्रेयर्स के बाद बोला, सारे सैकड़ों मछुआरे बैठे थे, उनको बोला कि देखो ये दो लोग हैं, ये एक हैं डॉक्टर साराभाई और एक हैं कलाम, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, और ये कुछ आसमान में कुछ करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं समझ में आया पूरा, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे देश को फ़ायदा होगा और जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, और सारे मछुआरों को जो समुद्र में खो जाते हैं वो खोएंगे नहीं, उनको हम वापस ला पाएंगे। लेकिन इसके लिए उनको एक चीज़ चाहिए, और जैसा हर जगह होता है कि हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है, इसकी कीमत यह है कि आपको अपना घर देना पड़ेगा इनको। ये गरीब मछुआरे हैं, लेकिन इसके बदले वो आपको घर दे देंगे, एक अलग कॉलोनी बनेगी, वहाँ पर रहेंगे, लेकिन आपको अपना घर भी देना पड़ेगा। और तो और, ना सिर्फ आपको घर देना पड़ेगा, मुझे भी अपना घर देना पड़ेगा, और ना सिर्फ मुझे अपना घर देना पड़ेगा, ये भगवान का घर है, इसको भी अपना घर देना पड़ेगा, भगवान का घर भी जाएगा इसमें, क्योंकि चर्च भी जाना था उसमें। तो बताइए मैं क्या करूं? सो डॉक्टर कलाम रिकॉल्स, वो कहते हैं कि कुछ सेकंड तक शांति रही, और फिर सबने एकदम से बोला आमीन, और इट वॉज नॉट स्लो, इट हैपेंड वेरी फास्ट, लेकिन जनता के अप्रूवल से बना। और आज उसके तुरंत बाद ये जो मैरी मैगडलेन चर्च था, वो जो है जहाँ पे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, वो जगह बना। जो फादर पीटर परेरा का घर था, वहीं पे डॉक्टर साराभाई का ऑफिस बना, और आज भी अगर आप वहाँ जाइए तो वहाँ पे इसरो का म्यूज़ियम है। लेकिन शुरुआत वो वहाँ से हुई थी। तो इसरो की शुरुआत ऐसे हुई थी। जिस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत ऐसे होती है, हर इंस्टीट्यूशन में कैरेक्टर होता है, एक जीव होता है। इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो लाइक अ लाइव बीइंग। सो इसरो की जो ईथॉस है, जो कैरेक्टर है, जो हार्ट है, इज ऑन सर्विस। सर्विस टू द नेशन एंड द पीपल, विच ऑल्सो इंक्लूड्स मिनिमम एक्सपेंस टू द कंट्री। और इसीलिए आज भी इसरो इज दैट वे। इसरो में कोई किसी को एस्ट्रोनॉमिकल सैलरीज नहीं मिलती हैं, सरकारी सैलरीज होती हैं, और किसी भी कॉर्पोरेट से आप कंपेयर कर लीजिए तो काफ़ी कम होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसरो से पोच कर करके लोग चले जाते हैं, बहुत कम एट्रिशन रेट है। क्यों? क्योंकि पीपल बिलीव इन व्हाट दे डू एंड दे आर प्राउड ऑफ व्हाट दे डू. So that's why we are able to, even today, able to do this. And Chandrayaan 3 was exceptional thing which we achieved for the first time. And this gets me to a new one. By the way, I'm impressed by the story. I didn't know this. Like I'm so moved by the story, and this is something very, like, it gives me a proud feeling. Though I was not part of it, but because it happened in my country and it happened for us, it fills me with a sense of pride and like a little joy, you know. I don't know how to express this. It's very emotional, exactly. I don't know how to express it. It's so good. It's so nice. But here's a question कि चंद्रयान, मतलब हमें चांद पे भेजना क्यों है? कुछ भी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
very क्या interesting होता है मतलब ये, और हम पहुंच गए चांद पे, पहुंच गए हम साउथ पोल पे पहुंच गए जहाँ पे कोई देश नहीं पहुंच पाया, तो हम खुश क्यों हो रहे हैं? मतलब इससे क्या होता है स्पेसिफिकली? इनफैक्ट देयर आर फ्यू न्यूज़ चैनल्स विच इज फनी टू रीड बट अ वेरी वैलिड क्वेश्चन फॉर बहुत नॉर्मल जनता के लिए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं और ये रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके चांद पे पहुंचा रहे हैं, क्या ज़रूरत है? चांद पे करने की ज़रूरत क्या, यहीं सॉल्व कर लो, राइट? दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल जनता जिसको नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्यों होती है? लाइक एक्सप्लेन अस। सो सी, पहली बात तो जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसरो इज देयर, इट वाज मेड फॉर हेल्पिंग पीपल हु ग्रो फूड, किसान और मछुआरे। और इसरो का कंट्रीब्यूशन इन अश्योरिंग इंडियाज सेल्फ रिलायंस ऑन फूड बहुत बड़ी है। आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स कि भारत का जो इथॉस है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अ कंट्री है, दैट हैज गॉन अप सेवरल टाइम्स नाउ। अब हम उन चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें हम करने वाले दुनिया के अव्वल यानी पहले देश बने। तो दैट्स अ बिग स्टेप। साउथ पोलर रीजन पे जाने के बहुत कारण है। साउथ पोल रीजन जो मून का है, पता है वो जो सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड बिगेस्ट इक्वेटर है, वो लगभग 13 किलोमीटर डीप है। वो क्रेटर वहीं पर है। सो आप सोच सकते हैं कि सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ से कंपेयर ही नहीं कर रहा। सोलर सिस्टम के सारे 8 ग्रह, इतने सारे उपग्रह मिला करके सेकेंड बिगेस्ट क्रेटर इज ऑन मून इन दैट प्लेस इन साउथ पोलर रीजन। तो इन क्रेटर से हमें इतना प्रेम क्यों होने लगा है? हाँ, मैं ये पूछना है ना। उसका कारण कुछ और है। कारण ये है कि मून पर देयर इज नो एटमॉस्फेयर। सो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, करीब 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर रहता है, हवा है, हवा धीरे धीरे कम होती जाती है, उसी की वजह से हम जिंदा हैं। मून पे देयर इज नथिंग, देयर इज नो गैस। सो मून पे कोई गैस नहीं है और मून एक बेहद ठंडा बॉडी है। जो मून का जो टेम्परेचर है, अगर सूरज चमक रहा है तो फिर भी थोड़ा 20-30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर सूरज नहीं चमक रहा है तो तुरंत गिर के वो -220-230 डिग्री चला जाएगा। इतना फ्लक्चुएशन होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। गुड थिंग ये है कि अगर मून पे पानी है, लिक्विड वाटर अगर मैं ले लूँ, ऐसे लिक्विड वाटर अगर मैंने ले लिया और इससे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दूं, अभी इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि हवा है, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दूं तो क्या होगा? ये वाटर इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएगा और ये वेपराइज होकर के वाष्प बन के यानी गैस बन करके निकल जाएगा। और मून पे होता तो ये निकल जाता बाहर, स्पेस में चला जाता, लॉस्ट फॉर एवर। लिक्विड वाटर कैन नॉट सर्वाइव ऑन मून, ओनली सॉलिड वाटर कैन, यानी आइस। आइस कैसे बनती है? जब टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। तो अगर कोई क्रेटर है जो ऐसे जिगजैग है, तो कोई एरिया ऐसा होगा उसमें जहां पे सूरज कभी नहीं चमका होगा, यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पे सूरज की एक किरण नहीं पहुंची होगी और वहां पर टेम्परेचर बहुत नीचे होगा और उस जगह पर जो भी वाटर होगा वो फ्रोजन फॉर्म में बिलियंस ऑफ ईयर से पड़ा होगा। इसीलिए हमें उस जगह जाना है जहां सूरज की किरण कभी पहुंचती ही नहीं, और वो शैडो एरिया होगा किसी क्रेटर का, और उस क्रेटर के शैडो एरिया से ही हमें पानी मिलेगा। और मून पे पानी है ये हमें पता है, मून पे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पानी है। कहाँ है एग्जैक्टली ये नहीं पता हमें, लेकिन पोल्स पर ही है, वहीं कहीं है किसी पोल पर। जैसे ही पानी मिल जाएगा आपकी एनर्जी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, आपकी लिविंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। वाटर में बाइंडेड हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन से आप फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और रॉकेट्स, फर्दर फ्यूचर में रॉकेट्स लॉन्च करोगे आप मून से ही। और ऑक्सीजन भी होती है जो आपके लिए ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए द सर्च फॉर हाइड्रोजन ऑफ H2O विच इज़ वाटर विल ओनली हैपन उन जगहों पे जहाँ पर बहुत सारे क्रेटर्स और माउंटेन्स हैं, और इसलिए हम साउथ पोल रीजन में गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मून पर जो है वो है हीलियम-3। वो अभी हमने खोजी नहीं है और उसकी खोज अगले 5 साल में बहुत चल जाएगी। हीलियम-3 क्या होता है? हीलियम पहले समझिए क्या होता है। हीलियम एक बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये हीलियम होता है। केमिस्ट्री में हमने सबने पढ़ा है। इसमें अगर एक न्यूट्रॉन डाल दें तो ये हीलियम-3 बन जाता है, यानी हीलियम का भाई लेकिन थोड़ा भारी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हीलियम वाली हैं। हीलियम-3 से आप, जब हम फ्यूजन पावर डिस्कवर कर लेंगे, और वर्ल्ड इज अबाउट टू डिस्कवर फ्यूजन पावर, और जैसे ही वर्ल्ड फ्यूजन पावर डिस्कवर कर लेगा आपके सारी एनर्जी की क्राइसिस समाप्त। हीलियम-3 को अगर हम फ्यूजन पावर में डाल देंगे तो हीलियम-3 गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। और हीलियम-3 मून पर है, अर्थ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मून पर जो डस्ट है, मून इज कवर्ड विद हीलियम-3। इतनी हीलियम-3 है कि लगभग 11 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम-3 इज प्रेजेंट ऑन मून, मोस्टली अगेन ऑन द पोलर रीजन। और हीलियम-3 इतनी है मून पे कि अगर इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो धरती पे लगभग 40,000 साल तक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। Moon will become our powerhouse of the future. Moon will become our launch station of the future. There'll be people who will live on Moon, and all that will happen once we start discovering
थिंग्स ऑन द पोल, एंड इसलिए हम पोल पे गए। और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रीटी है दुनिया में जो ये कहती है कि आप इंटर स्पेस में, आप अंतरिक्ष में और अंटार्कटिका में भी आप अपनी टेरेन क्लेम नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि इंडिया की टेरिटरी है, ये यूएस की टेरिटरी है, लेकिन ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाती है तो एक्सपायर होगी। आई थिंक 2032 या 34 में एक्सपायर हो जाएगी। जैसे ही एक्सपायर होगी, दुनिया के देश कहना शुरू कर देंगे कि मून पे हम जहाँ गए वो मेरी जगह है, दैट लैंड इज माइन बिकॉज आई वेंट देयर। जब ये होगा तो इंडिया कैन स्ट्रेटेजिकली क्लेम कि जो मून का साउथ पोल रीजन है वो हमारा है, या उसमें से कुछ हिस्सा हमारा है, और उसमें जो भी माइनिंग होगी उस पर हमारे राइट्स होंगे। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये अगले 10-15 साल में हमें पता लगेगा इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ से 15 साल बाद इस मिशन को देखेंगे और कहेंगे कि ये इंडिया का गोल्डन मोमेंट था, बिकॉज इसी की वजह से मून का सबसे मिनरल रिच रीजन जो है साउथ पोल, उस पर भारत अपना क्लेम निकाल सकता है, बोल सकता है कि हमारा क्लेम है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली। तो इसलिए जो भी सोच रहा है कि ये 800-900 करोड़ रुपए बर्बाद हुए, आप इसको ऐसे देखिए, एज एन इन्वेस्टमेंट देखिए। 10 साल बाद में आपको उस 800-900 करोड़ के कम से कम 1000 या 10,000 गुना आपको उसके वर्थ मिनरल्स वहाँ पे आप क्लेम स्टेक कर सकते हैं। इसलिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मून। बट हियर्स अ बेसिक क्वेश्चन अगेन, ओके, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। यू सेड कि पानी उधर है, अर्थ पे भी तो 70% इज वाटर, राइट? व्हाई दिस वाटर इज डिफरेंट देन दैट वाटर? लेके कैसे जाओगे आप? हाउ विल यू टेक वाटर फ्रॉम अर्थ टू द मून? बट व्हाई डू यू वांट टू टेक वाटर फ्रॉम अर्थ टू मून? अल्टीमेटली तुम्हें अर्थ पे सब लेके आना है ना? नहीं, मेरे को मून का वाटर मून पे ही रखना है। ओके, वहाँ उसको तो मैं थोड़ी ना अर्थ पे लाऊंगा। मून के वाटर को मैं डिसोसिएट करूंगा, उसको ब्रेक करूंगा और उससे हाइड्रोजन निकालूंगा और उससे ऑक्सीजन निकालूंगा। इस हाइड्रोजन को मैं रॉकेट फ्यूल बनाऊंगा, और ऑक्सीजन भी रॉकेट फ्यूल बनती है क्योंकि ऑक्सीजन जलाने के काम आती है, ये भी बनेगी। और ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मल ह्यूमन ब्रीदिंग एज वेल। सो मैं इस ऑक्सीजन को बनाऊंगा, इस हाइड्रोजन को यूज करके मैं वहाँ पे पावर प्लांट लगा सकता हूँ या कुछ भी लगा सकता हूँ, और उससे ज़्यादा मैं वहाँ से रॉकेट उड़ा सकता हूँ। और मून से रॉकेट उड़ाना सस्ता पड़ेगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी कम है वहाँ पर। मून पे और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनसे मैं फैक्ट्री बना करके आई कैन मेक सम पार्ट्स। सो आई कैन हैव अ होल सिविलाइजेशन जिसमें कुछ तो ह्यूमंस होंगे, बट ज़्यादातर रोबोट्स और ह्यूमनॉइड्स होंगे, और वो मिल करके अर्थ के लिए, जो हमारी सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसके लिए मून से रॉकेट्स लॉन्च कर रही होगी वहाँ पर। हम मून से पानी अर्थ पे नहीं लाएंगे, दैट इज़ नॉट नीडेड। मून से हीलियम-3 हम अर्थ पे ला सकते हैं, और इवन बेटर, हम हीलियम-3 से एनर्जी मून पे बनाएं, और भविष्य में हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं कि हम लेज़र टेक्नोलॉजी या लेज़र बीम या माइक्रोवेव यूज़ करके इस एनर्जी को अर्थ पे वापस बीम कर देंगे। तो पावर प्लांट मून पर होगा और रिसेप्शन अर्थ पे होगा। So something like that will happen. And it's also our safety valve. See, planets are very fragile. We love Earth. Earth is a beautiful body. But we have seen how in a fraction of a second, Earth has destroyed lives. Earth has gone through major, जिसको हम बोलते हैं mass extinction events. The last one happened in the Jurassic era. जब एक एस्टेरॉइड आकर के अर्थ पे क्रैश कर गया था, और पूरा जो डायनासोर की स्पीशीज थी उसमें से महज उड़ने वाले डायनासोर छोड़ करके बाकी सब मर गए। उड़ने वाले डायनासोर बर्ड्स बन गए और आज बर्ड्स के रूप में घूम रहे हैं, लेकिन बाकी सारे डायनासोर इन अ मैटर ऑफ अ सेकेंड ऑफ इम्पैक्ट तुरंत अर्थ डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई, और विद इन अ फ्यू ईयर्स एवरी डायनासोर वॉज किल्ड। सो अर्थ इज फ्रेजाइल, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, एनी प्लैनेट इज फ्रेजाइल। इसलिए किसी स्पीशीज को अगर हमेशा जिंदा रहना है एज ए स्पीशीज, तो उसको अलग अलग प्लैनेट्स पे जाना पड़ेगा, अल्टीमेटली अलग अलग सोलर सिस्टम्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो भी 4.5 बिलियन साल बाद खत्म हो जाएगा। सो हमें अलग सोलर सिस्टम्स पे जाना होगा, और ना सिर्फ अलग सोलर सिस्टम्स पे जाना होगा, एंड्रोमेडा नाम की एक गैलेक्सी है जो हमारी अपनी मिल्की वे के बराबर या थोड़ी बड़ी है एक्चुअली, और वो बहुत जल्दी उससे कोलाइड होने वाली है। बहुत जल्दी मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, लेकिन वो कोलाइड होगी। अल्टीमेटली हमें अपनी गैलेक्सी छोड़ करके भी कहीं और जाना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली स्पीशीज, इफ इट हैज़ टू सर्वाइव, इट हैज़ टू कीप मूविंग। जो बोलते हैं ना, वो एक्शन मूवीज में बोलते हैं, टू द वे टू सर्वाइव इज टू कीप मूविंग। सो यू हैव टू कीप मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस टू लिव, एंड दैट्स व्हाई सर्वाइवल इज ऑल्सो वन रीजन व्हाई यू नीड टू एक्सपैंड। कमिंग बैक टू अ पॉइंट जो आपने अभी बीच में बोला, फ्यूजन, या और लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने इससे थोड़ी बात अच्छा करी थी हमने, राइट? तो फ्यूजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वाज टेलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, यस एक पहले ही बताओ, टू रिफ्रेश है क्या, होने क्या वाला है, और आपने बोला कि बहुत जल्दी बन जाएगा, मतलब बहुत लाइक कंट्रीज आर नियर टू दिस, कुछ ना कुछ हो जाएगा, और इंडिया इसमें कहाँ प्लेस्ड है? Let's start from that. Like start from basics. Okay, let's start from zero. ना क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन? So nuclear fusion क्या होता है? 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, फ्यूजन एंड फिशन।
फिशन नाम से जैसा लग रहा है, फिशन का अर्थ होता है किसी चीज का टूट जाना, फ्यूजन का अर्थ होता है किसी चीजों का साथ आना। ठीक, फिशन कैसे होता है? एक हैवी, आपने यूरेनियम लिया जो बहुत भारी होता है, यूरेनियम लोहे से करीब 5 गुना भारी होता है, तो इतना बड़ा यूरेनियम और इतना बड़ा लोहा यूरेनियम लगभग 5 गुना भारी होगा। और यूरेनियम टूटता है, जब उसके मॉलिक्यूल जो है, जो उसका एटम है, जब वो टूटता है तब उससे एनर्जी बनती है और उसको हम फिशन बोलते हैं। ऐसे ही बम बनता है तो हिरोशिमा नागासाकी होता है, और यही आज हमारे जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। तो सारे बम ऐसे बनते हैं? बम भी ऐसे बनते हैं, अगर आप बम को कंट्रोल कर लो तो पावर प्लांट बन जाता है। अच्छा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज पर, विच इज फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? आप छोटे मॉलिक्यूल लेते हो, हाइड्रोजन इन दिस केस, और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आप साथ जोड़ देते हो और वो जुड़ करके कुछ बन जाते हैं, हीलियम बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं, कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस प्रोसेस में भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं फ्यूजन एनर्जी। ओके। फ्यूजन इज मोर पावरफुल देन फिशन, इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल देन यूरेनियम बॉम्ब। लेकिन इसको कंट्रोल करना हमें नहीं आता, इसको कंट्रोल करना आता है, इसको कंट्रोल करना नहीं आता, इसको हम सीख रहे हैं। तो अब हमने इसको सीखने में पहले कुछ बड़े कदम लेने शुरू कर दिए, यानी लास्ट ईयर पहली बार ऐसा हुआ कि हम पॉजिटिव फ्यूजन एनर्जी निकाल पाए इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। मतलब एक कंट्रोल्ड रिएक्टर में, बम की तरह नहीं, कंट्रोल्ड रिएक्टर में हम एक पॉजिटिव एनर्जी निकाल पाए, यानी कुछ पॉजिटिव एनर्जी निकली जिसको हम यूज कर सकते थे। अब इसी को हमें स्केल अप करना है। आने वाले 15 साल में हम फ्यूजन पावर को मास्टर कर लेंगे, और हम का मतलब सारी दुनिया कर लेगी, और इसमें इंडिया को बहुत फायदा है। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो है, जब इसको मास्टर कर लेंगे उसके बाद हमें ना तो फिशन रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना कोल की, ना थर्मल की, ना हाइड्रो की, और ना किसी भी और फॉर्म की। इनफैक्ट इवन सोलर और विंड की भी जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी फिर। मतलब जो आज इलेक्ट्रिसिटी जैसे कोल प्लांट से चाहिए होती है, थर्मल प्लांट से चाहिए होती है, हाइड्रोजन प्लांट्स जो कुछ नहीं चाहिए आपको सिर्फ फ्यूजन चाहिए। और फ्यूजन का जो फ्यूल है वो सी वाटर है। 1 क्यूबिक मीटर, तो टेक्निकली फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, नियरली फ्री। प्रोसेस का तो चार्ज होगा, बट इफ यू लुक एट 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर लगभग उतने से थोड़ा ज्यादा होगा, और इतना ही एक क्यूब बना लीजिए 1 मीटर का, और सी वाटर इसमें भर दीजिए। इस सी वाटर में देयर इज अ वेरी स्पेशल पदार्थ, उसका नाम होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसी हाइड्रोजन का बड़ा और भारी भाई होता है ड्यूटेरियम। इसमें 1 न्यूट्रॉन डाल दिया, ये ड्यूटेरियम बन गया। सो 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन से भारी होगा, डबल वजनों का होगा। ड्यूटेरियम जितना भी बना है ब्रह्मांड में, वो तब बना था जब बिग बैंग हुई थी, उसके बाद से ड्यूटेरियम नहीं बनता। लेकिन ड्यूटेरियम की फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद भी, यानी 14 बिलियन साल पहले ड्यूटेरियम बना, और अब उसके बाद बिल्कुल नहीं बना। इतना सारा ड्यूटेरियम ब्रह्मांड में है और अर्थ पर है कि हम उसका यूज बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं फ्यूजन में, क्योंकि ड्यूटेरियम गोज थ्रू फ्यूजन। समुद्र के पानी में 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर में लगभग 33 ग्राम ड्यूटेरियम होता है। इन दिस ब्लॉक 33 ग्राम्स ड्यूटेरियम। ये 33 ग्राम्स ड्यूटेरियम को अगर हम परफेक्टली, और परफेक्ट तो नहीं होगा बट मान लेते हैं कि हम परफेक्टली इसको हम फ्यूजन पावर में ले जाएं, जिस दिन हम ऐसा कर पाए उस दिन हर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ समुद्र के पानी में इतनी एनर्जी है जो लगभग 7 लाख किलोवाट आवर्स है। 7 लाख किलोवाट आवर्स कितनी है कि दिल्ली की सारी बिजली, सारी स्टेट की बिजली दिल्ली के, आप 15 मिनट तक चला सकते हो। 1 क्यूबिक मीटर सी वाटर में, इतने में 15 मिनट बिजली दिल्ली में, और समुद्र में तो पानी पानी है। और भारत के तट हैं, भारत तो एक बहुत ही कोस्टल लैंड है, हमारे पूरे कोस्ट हैं साउथ में, हमारे रिवर्स में है, तो पानी में इतनी शक्ति है। होता है जल ही जीवन है, तो जल ही ऊर्जा है। बट फ्यूजन पावर हमें सीखनी पड़ेगी, और हमने लास्ट ईयर पहली बार फ्यूजन पावर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट करी थी, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में वी वुड बी एबल टू डू इट कमर्शियली वायबल वे में। और जैसा ही वे कर लेंगे तो आपका पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी जो निकलती है फ्यूजन पावर से वो तो हाइड्रोजन, वाटर और हीलियम है, विच इज़ नॉन पोल्यूटिंग गैस। जो इनपुट होता है वो क्या होता है? समुद्र का पानी होता है, तो वो तो अवेलेबल है चारों ओर। सो ना सिर्फ नियर फ्री होगी, बट ऑल्सो नियर फ्री फ्रॉम, और इनफैक्ट टोटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन भी होगी। एनर्जी की हमने इक्वेशन जब क्रैक कर ली ना दुनिया के लिए, तो हम बहुत जो नेक्स्ट लीप, अभी हम क्या करते हैं, हम तो मरे हुए जानवर और मरे हुए पेड़ की एनर्जी निकालते हैं। पेट्रोलियम और कोल क्या है? मरे हुए जानवर और मरे हुए पेड़, उनकी डेड बॉडी से हम एनर्जी निकालते हैं। फ्रॉम दैट द लीप टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वाटर,
that would be colossal. So 15 साल में या 10-15 साल लगेंगे. But don't you feel like, so isn't solar better? कि हर घर पे तो ऐसे ही आ रही है. Solar unpredictable है. It's good, but it's good for now. But if you are able to get an unsurmountable free power जिसमें कोई समुद्र के पानी से आ रहा है, समुद्र का पानी आपको 24 घंटे अवेलेबल है, लार्ज सप्लाई में अवेलेबल है, सोलर पावर 8 घंटे चलता है, 16 घंटे तो रात या शाम होती है, बादल आ गए तो दिक्कत. और सोलर को बनाने में जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल इज ऑल्सो नॉट एनवायरमेंटली दैट फ्रेंडली. इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक ग्लास and that energy causes a lot of pollution. So net effect ऐसा नहीं है कि सोलर ऑपरेशनली नेट जीरो कार्बन एमिशन कर रही है, बट जो प्रोडक्शन है सोलर पैनल का दैट इज स्टिल वेरी कॉस्टली एंड इट इज डन मोस्टली इन चाइना. So India does not produce those many solar panels. We are still struggling with that. But this will be far better. और आप किसी भी प्लैनेट पे है ना, पानी किसी न किसी फॉर्म में बहुत प्लैनेट्स पर है. So मून पे है आइस, मार्स पे आइस है, बहुत आइस है. ऐसे छोटे छोटे उपग्रह हैं, एनसेलेडस नाम का एक उपग्रह है जैसे, उसमें पूरी आइस की परत है, उसके नीचे पानी है. टाइटन जो थैनोस का प्लैनेट टाइटन में जो सॉलिड सरफेस है वो ऑल आइस है. तो ब्रह्मांड में आपको पानी और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हर जगह मिल जाएगा. सो व्हेन यू एक्सपैंड अक्रॉस सिविलाइजेशंस इट विल बी मच बेटर. सोलर पावर मे नॉट वर्क दैट वेल इफ यू गो टू मार्स बिकॉज सोलर रेडिएशन कम है. तो सोलर पावर इज गुड फॉर नाउ, but it's a stopgap. Eventually, you need to do fusion power using deuterium, using helium-3, using tritium, and other such isotopes. India, that's why I believe that India has to be and will emerge as the global, last time मैंने बोला था, it will become the global hub for fusion power as well. Interesting. Okay, one thing, last time we talked about AI technology and a lot of stuff, right? Yeah. और मेरे को इस बार बात करनी थी about deep fake. Interesting. Right? Like I wanted to understand what's going on and how will we cover that. पहले ये बताओ deep fake होता क्या है? Deep fake का कोई ऐसे exact definition देना मुश्किल है, but deep fake refers to something which you just cannot distinguish from real at all. So जैसे for instance किसी की वॉइस क्लोन कर लीजिए, उसका चेहरा क्लोन कर लीजिए, और उसी के चेहरे पर उसी की वॉइस से उसी के लिपसिंग से अगर आप वर्ड्स निकलने शुरू हो जाएं, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू से, इट इज अ डीप फेक वीडियो. ऐसे डीप फेक आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं. आज मैं कुछ भी इधर बोल रहा हूँ, मेरा कॉपी हो गया. हाँ, सो यू वुड नॉट बी एबल टू नो कि इज राज शमानी टॉकिंग और इज इट सृजनपाल सिंह हु इज टाइपिंग समथिंग एंड देयर इज अ क्लोन ऑफ राज शमानी हु इज टॉकिंग इन राज शमानीज वॉइस. So this is threatening for leaders, for politicians, for everybody, right? It will have consequences. तो consequences, जैसे अब मान लो इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, सो एक मोदी जी का कोई डीप फेक बना सकता है, या राहुल गांधी का कोई डीप फेक बना सकता है, किसी का भी डीप फेक बनाया और कुछ भी बुलवा सकता है. कुछ भी बुला सकता है, कुछ भी. और इट्स सो सिंपल. यू गो टू वेबसाइट्स which will offer you to make a deep fake and you will have someone's deep fake in 5 minutes. 5 मिनट में उसकी लिपसिंग करके उसकी आवाज क्लोन होकर के निकलनी शुरू हो जाती है. मतलब कोई एक बड़े लीडर की किसी भी निकाल सकते हो. वो फोटो चाहिए उसको बस. ऑल दिस सॉफ्टवेयर नीड्स नाउ, AI नीड्स इज अ फोटोग्राफ. आवाज भी उसकी नहीं चाहिए. आवाज चाहिए, आवाज और फोटोग्राफ. आवाज ये नहीं कि जो बोलना है वो नहीं चाहिए. आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वॉइस दे दीजिए, वॉइस मॉड्यूलेट हो जाएगी, किसी और लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देंगे और उन्हीं के लिप सिंक में उन्हीं की फोटो पे चलना शुरू हो जाएगा. इट इज़ सो पावरफुल. और ये अभी भी ये शुरू हुआ है डीप फेक के AI टूल्स ओनली अबाउट 6 months ago कमर्शियली वायबल अवेलेबल हो गए हैं. और अगले कुछ सालों नहीं महीनों में इट विल ओनली मास्टर इटसेल्फ. सो द बाउंड्री बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट इज वैनिश्ड. मतलब वीडियो को देख करके अब आप ये नहीं बोल सकते कि सत्य है. वीडियो कैन नॉट बी एन एविडेंस एनी मोर. इट जस्ट फोटोग्राफ तो पहले ही नहीं हो सकता रहा. अब तो यू गॉट सॉफ्टवेयर जो कुछ भी बना देते हैं. सिमिलरली वीडियोज कैन नॉट बी on voice and video. All this is so it's also a very psychologically different world. What do I trust? I can't trust anything. I can't trust your photo, I can't trust your video, I can't trust your voice. Who are you? Exactly. Which is real and which is not. Which is वो पुराने ज़माने में मूवीज हम लोग देखते थे ना, जिसमें वो स्पाइडरमैन के 2 क्लोन आते थे, सुपरमैन के 2 क्लोन. आप पता ही नहीं कौन सा असली कौन सा नकली. So we just don't know. And it's going to be very difficult for people who face the public and for whom public opinions matter very rapidly. So just before elections, you might see a barrage of deep fakes. जब तक उसको आप disprove करोगे, तब तक तो election निकल चुके होंगे. So deep fake, which I think the Prime Minister very rightly pointed out, is that it's going to have a huge impact
maybe not in this election, but definitely in the next Even in election. this election, I feel there's going to have some impact of it. We have to be Because very- recently कुछ हुआ था, किसी politician का निकला था deep fake for the fun of it. हाँ, निकला भी था और वो डिफ्यूट भी हुआ था और निकलते भी रहेंगे, और कितने निकल रहे हैं आपको पता भी नहीं ना. बट देन देयर इज नो एग्जैक्ट solution for this right now. Otherwise, you would have done it. I can only suggest you a bouquet of options, and we need to mix it up. बताओ. Educate. बी अवेयर. लोग अभी भारत में मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, इनफैक्ट मेरे ही फैमिली में सीनियर मेंबर्स वुड बी सच दैट कि अगर व्हाट्सएप पे है तो ये तो सच होगा, बट सच तो ये है कि अगर विकीपीडिया पे है तो भी सच नहीं होगा. कोई ज़रूरी नहीं है, गलत हो सकता है, कोई भी एडिट कर सकता है. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वेयर कैन दिस हैपन, हो कहाँ सकता है, कहाँ कहाँ और किस किस रूप में. सो अधिकतर लोग वीडियो को फेक नहीं मानते भारत में, पता भी नहीं उनको कि डीप फेक क्या होता है. सेकेंड इज दैट वी नीड there has to be a policy intervention on this. India does not have a strong law against producing deep fakes. So deep fakes को हम detect तो कर भी ले आए, तो हम करेंगे क्या? That is the other big problem. It's a long tedious process under the IT Act. It has to be hastened. क्योंकि ये ऐसे तो जिस प्रोसेस एक तो डिटेक्ट करना ही मुश्किल है, शुरू कहाँ से हुआ समझ में ही नहीं आता. बट जहाँ से अगर शुरू हो भी गया उसके बाद क्या करें? नहीं, कई बार ये विदेशी सोर्स होते हैं. इफ यू लुक एट अ लॉट ऑफ डीप फेक्स, just not just India, even US में जो deep fakes आते हैं वो offshore होते हैं, वो उस देश से नहीं originate होते. तो we need international laws to govern deep fakes. हमें deep fakes के लिए it has to go beyond borders, because data तो यही problem है ना, data तो कहीं से भी आ सकता है. कोई जर्मनी में बैठ कर deep fake बना रहा है और इंडिया में सर्कुलेट कर रहा है, तो उसको हमें जर्मनी में पकड़ेंगे कैसे? We need to have treaties for this. So it needs a United Nations sort of an intervention against deep fake. So that has to be number 2 thing which we have to do. So I think ये सब अगर हम करना शुरू कर देंगे, and then I think at a corporate level, at a party level, and also at an institutional level, we need bodies which can point out these deep fakes. So there used to be, I remember there used to be some sites बहुत पहले हुआ करती थी कि वो ये बताती थी, और आज भी हैं, कि ये एक आर्टिकल सच है या नहीं है, और they were like mythbusters, you know. ऐसे mythbusters are needed at an institutional level, because फिर mythbusters को कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी नहीं पता. So I think at a governmental level, different countries need to create bodies which can act and point out कि ये जो चीज़ चल रही है ये deep fake है. So अगर आप किसी चीज़ को forward कर रहे हो तो एक बार उसमें जाके चेक कर लो कि ये सत्य है या ये झूठ है. So we need to catch them and put them in that repository कि ये नकली है. So this is what it is. But I think at a very common man's psychological level, it will be a huge discord. Exactly. This will create such arguments which will be impossible to tackle. Scary. It's scary. And maybe the other solution is जो government body जैसा आपने बोला, तो maybe हर country या सारी countries में मिला के treaty, उन लोगों को एक they need to use or they need to take help of AI to spot a fake AI. Which is there. So there are tools, if you go online, which can detect, for instance, कि कोई आपने चीज़ ChatGPT से लिखी है या नहीं लिखी है. So there are AI detecting tools. There are also tools which will help you evade this AI. पुलिस को से बचने के भी tools हैं. So there is a chain of these products which are coming, and these are very uncontrolled. So one thing which I agree with Elon Musk is that you have to have a very serious discussion about AI's impact on humankind. और वो हम नहीं कर रहे हैं, उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं. One of the richest man in the world, we're not taking him seriously. I think this is a good point. I have a question for you. मैंने बोला कि because you're very very optimist India, तो और सबने ये बोला और मुझे भी लोग यही बोलते हैं, तो इसकी वजह से ना मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ता हूँ अबाउट इंडिया, कि इंडिया कहाँ पर है, कैसे स्टैंड कर रहा है, मेरा एज अ यूथ क्या रोल होना चाहिए इंडिया को बढ़ाने के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ फॉर द कंट्री. I think in last 2-3 years I've changed from what am I doing for myself to now what am I doing for the country. And it's because I meet people like you, and it's because I keep reading like a lot of articles on what's going on. तो उसमें मैं negative, positive सब पढ़ता रहता हूँ. And then it becomes my responsibility कि मैं हर consumer को, हर viewer को educate करूँ in some form or way कि इंडिया में हो क्या रहा है और यहाँ पे हम लोग कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि हम जीतेंगे इंडिविजुअल लेवल पे तो कंट्री जीतेगी. Yes. Right? और वर्ल्ड भी जीतेगा. वर्ल्ड जीतेगा. Okay. It's a world victory. India is a civilization which is expansive. ना हम कभी ये बोलते ही नहीं है कि हम दुनिया पे जीतना चाहते हैं. हाँ. It has never been our goal to win the world. Yeah. We want to imbibe the world, listen to the world, make us a part of the world, and make the world a part of us. So it's always been that way. कोई भी civilization invader कोई भी आया, क्या हुआ, वो आकर के हमारे यहाँ रहना शुरू कर गया और हमने उसके साथ ट्रेडिंग चालू कर दी.
इन्वेडर्स को भी हमने फॉरगिव कर दिया, ट्रेडिंग चल रही है, वो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे कुछ अंदर ही अंदर हमारी डाइवर्सिटी इतनी है कि उसी डाइवर्सिटी में वो कहीं फिट हो गए। वो अगर जो है द पारसीज केम विद देयर ओन फायर, कि हम तो फायर वर्शिपर हैं, इंडिया वाज नॉट अ फायर वर्शिपर। हमने कहा ठीक है, आप अपना टेम्पल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी फायर वर्शिपर है, वो रह रहे हैं और हमारी पार्ट है, हमारी इकोनॉमी में पारसीज का रोल बहुत बड़ा है। बट पारसीज का सच्चाई क्या थी? दे वर बेसिकली पीपल हु आर आउटकास्ट, वर थ्रोन अवे फ्रॉम देयर नेटिव लैंड एंड दे केम टू इंडिया एज अ रेफ्यूज, and we gave them, and not only refuge, now they are topping the charts in economics. So when India grows, the world is happy. It's always been the case. India ka decline is the world ka decline, because, and historically it has been the case, the world has not been a happy place when India has ever declined. India has always been a good and we've not been a super power, तो हमें बनना ही नहीं है। हमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोला विश्व मित्र बनना है, इट्स अ वेरी राइट वर्ड, नॉट विश्व गुरु, हमें विश्व मित्र बनना है। हमें लोगों को सिखाना है, जो हमें आता है विल शेयर इट। दैट्स व्हाई टुडे अफ्रीका इज बिहाइंड अस, डिस्पाइट कि उनके लोन्स चाइना है, चाइना से हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज कंट्रोल्ड है, कई केसेस में तो चाइना इज इवन ओनिंग एसेट्स इन देयर कंट्री, दे आर रिस्किंग टू बी फ्रेंड्स विद इंडिया एंड स्टैंड बिहाइंड इंडिया। इट्स अ हॉलमार्क टू आवर सिविलाइजेशन। लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, फॉर एग्जाम्पल जब वैक्सीन हुआ था, कितने लोगों ने बोला है इंडिया में कि खुद तो है नहीं वैक्सीन, खुद को दे नहीं रहे हैं, अफ्रीका भेज दे रहे हैं, ये है वो है। कनाडा को देखो, एक आदमी पे 7-8 वैक्सीन ऑलरेडी खरीदे बैठा है। टुडे व्हाट द वर्ल्ड इज जजिंग, द वर्ल्ड इज सेइंग दिस इज द एग्जाम्पल कि दे वर नॉट ओनली केयरिंग फॉर देमसेल्व्स इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, बट ऑल्सो फॉर अस हु कुड नॉट अफोर्ड इट, हु वर नॉट एनीवेयर politically significant in that COVID world where everybody was for themselves. And yet we did it. And it's not just one man's action, it's a country's collective consciousness. The conscience of this nation permitted the leader to do it and prompted him. Of course, he himself took the decision for which he deserves credit, but it would not have been possible if the people were not only accepting it, but welcoming it. And that's why I say India, when India grows, the world is happy. And then, you know, this is so true. कि हम happy होते हैं। We get happy जब हमने इनकी हेल्प करी, हमने उनकी हेल्प करी, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने हेल्प करी। Absolutely. But talk about something I read an article today. It's a little diverting from the topic because India positivity, India optimism के ऊपर बात कर रहा था। So I read a very very sad article today और काफ़ी नेगेटिव था इंडिया के बारे में। तो हर कोई बात करता है that India will become world power, India will become a power, India will become super power, globally हम बहुत आगे होंगे, हर चीज़ है। पर इंडिया में कैसे आगे होंगे हम जब जो विमेन फोर्स है, हमारी वर्क फोर्स है, दे आर नॉट इवन लाइक 30% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द कंट्री, राइट? सो द आर्टिकल विच आई वाज रीडिंग टुडे वाज कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसने सबसे ज़्यादा विमेन को एम्प्लॉय कर रखा है, राइट? एंड उनका रेशियो पता है कितना है? फॉर एवरी 100 men देयर आर ओनली 19.7 विमेन। मतलब अगर 100 लड़कों को जॉब मिली है तो 19.7 ही विमेन है जो काम करती है। वेरएज पॉपुलेशन में इतना बड़ा गैप नहीं है। लाइक इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन, आई थिंक विमेन आर मोर देन मैन इन कंट्री राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, राइट? तो उसके बाद भी देयर आर विमेन, लेस विमेन वर्कर्स, दैट्स फर्स्ट। सेकेंड इज विच वॉज वेरी वेरी इंसाइटफुल टू मी, जो मेरे को बहुत ही न्यू चीज़ लगी, बट अगेन सैड एट द सेम टाइम, 72% ऑफ विमेन वर्कफोर्स जो पूरे 19% की है, उसमें से जो 72% है वो सिर्फ सदर्न स्टेट से आती है। नॉर्थ में तो वो भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 72% जो है वो उससे आती है। एंड थर्ड विच वॉज अगेन सैड, विच इज़ अगर एक इंसान सेम काम करने के लिए एक लड़का जो है वो 100 रुपये कमाता है, विमेन 87 रुपीज़ ही कमाती है। सेम काम, सेम टाइम, सेम वर्क आवर, सेम आउटपुट। सो डू यू थिंक दैट अगर आप दूसरी कंट्रीज़ देखो, दूसरी डेमोक्रेसीज देखो, जहाँ पे बहुत तेज़ी से जिन्होंने ग्रो किया है एंड जिनके पास अपॉर्चुनिटी आई और फिर वो बड़े बने हैं, जैसे बांग्लादेश, चाइना, वहाँ पे बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग, एंड बिकॉज बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग एग्रेसिवली, एकदम से इकोनॉमी में उन जितने भी रिसोर्सेज है हर चीज़ को यूज़ किया और कंट्रीज़ आगे बढ़ी है, राइट? बांग्लादेश क्लासिक एग्जाम्पल, चाइना का पूरा ग्रोथ तब हुआ जब बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग। तो इंडिया में तो ये हो ही नहीं रहा है। डू यू थिंक इसके बाद भी हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हमारी ग्रोथ वो होने वाली है? So I will give you a very unconventional viewpoint on this. See, while as you, हम सभी कह रहे हैं कि women education leads to employment usually. That's how it happens. Women education में we have achieved big strides. There is no doubt about it. Today I go to universities for their convocation. आधी से ज़्यादा जो जनता ग्रेजुएट हो रही होती है वो लड़कियाँ होती हैं,
और जो टॉपर्स होती हैं उनमें तो 80-90% लड़कियां होती हैं. सो मेडल वो पाने तो वाली वो काम नहीं करती. अब काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि देयर आर पीपल हु आर रिक्रूटिंग, बट देन द barometer is not correct. Do you think so there is a choice, right? A lot of societies, for example, you look at the Scandinavian societies, इन्होंने जो ग्रोथ करी, इन्होंने शुरू में तो विमेन को वर्कफोर्स में लाए, उसके बाद विमेन चोज नॉट टू बी इन वर्कफोर्स. सो इफ इट्स मैटर ऑफ चॉइस एंड दैट इज सम विमेन में बी चूजिंग कि मेरे को घर संभालना है. एंड आई थिंक हमने जो होम मेकर का रोल है, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट योर मदर, आई थिंक द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ वुमन और अ मैन, बट वुमेन आर मच बेटर एट हैंडलिंग चिल्ड्रन आई सपोज देन मेन आर, इज इमेंस इकोनॉमिक. हम प्रोडक्ट उसी के हैं, हम उसी जनरेशन के प्रोडक्ट हैं, आप और मैं और जितने भी लोग बैठे हैं. इवन द मेन फोक हु आर वर्किंग, वो इसीलिए हैं क्योंकि इनकी माओ ने काम छोड़ करके उनको बढ़ाने का पूरा काम किया है, फुल टाइम जॉब ये किया है. And nurturing is a very, very complicated business. Nurturing is very, very difficult. Yeah. The human resource development is also an economic activity. ना उससे भी तो activity बन रही है. It's an investment into the future. A lot of times this is a conscious choice. अगर especially अगर educated women में हो रहा है कि वो job नहीं कर रही हैं, because they some after two people, husband and wife, the wife chooses कि मैं family में काम करूँगी. और it's a very maybe not a very Delhi Gurgaon story, but in the tier 1, tier 2 cities, this is a story which is sort of pervasive. We cannot deny it. And if they're making their choices and they are respected for their choices and they're rewarded for those choices, it's fine. It's their choice, right? And that's why you build a great workforce as well. Now, अगर ये forcefully हो रहा है कि a woman is not getting to work despite wanting to work and being educated for it or being paid less, as you said, that is something which is a systemic error. वहाँ पे institutional fault है. उसको उस fault line को सही करने की आवश्यकता बिल्कुल है, और उसको हम सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं. बट जस्ट टू टेक नंबर्स कि 20% women work in manufacturing, it should be 50%. Why it should be 50%? Why not 70%? There are nurses who are probably 70-80% women. There are teachers who are 60-70% women. There are many professions where women are doing extremely well, medical, education, and so on, and there are many more. We don't have the data, but I assume this will be the right figure to go. That so we don't say कि नहीं 50% क्यों नहीं है. So sometimes people choose jobs which they best want to contribute in, and it's fine to do that. Men and women are that's how societies are built. Societies are built because each one brings in their competence on the table, and we do best for the country. And I think as long as somebody is not being forced to work, forced to be out of work, which जो भी होता है वो भी होता है, it's their choice. But choices should be free and fair. Now, we need to create a mechanism so that even if a woman chooses to, or even a man, if he chooses to be a homemaker, a man can also be a homemaker, there can be some sort of a compensation for it. Various government policies इस पे आ चुकी हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में स्टेट में एक पॉलिसी आई थी जिसमें विमेन को वो पेंशन देते थे, जो घर पे बच्चों का ख्याल रखती थी उनको पेंशन देते थे, और जिस प्रकार से डिपेंडिंग अगर 2 बच्चे हैं तो इतना पेंशन मिलेगा, 2 से ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, कई जगह. सो इट हैपेंड इन मल्टीपल प्लेसेस. दैट मे बी अ गुड थॉट. You can actually compensate a homemaker. But to say that all women should have 50% participation in every single profession, it should be 50-50, then it would not be the optimal system. And I don't think it will be a very happy system either. So it should be where X is good, A gender is good, they should be more contributing there. Where the female gender is better, they should be actively contributing there. It's a matter of choice and also sometimes need. Economic needs also govern कि घर में 2 लोग काम करेंगे या एक. जो नहीं होना चाहिए, unequal pay for same amount of work should not happen. And forcefully anyone being forced out of the workforce because of social reasons or being a lady or being a woman, that should not happen. So if that is not done, then it's fine. बांग्लादेश का जो women empowerment आया था वो काफ़ी हद तक desperation driven था. मतलब they didn't have money, so they had to go out and do double jobs. ये भी तो होता है. आप lower middle class में if you go, then a lot of women work and also take care of the family. They do both. Double work. I don't think it's something which is healthy for a human being to bear both responsibilities. Yeah. So even if women is working, is the man sharing the responsibility in the home equally if she's earning? So दोनों ही काम कर रहे हैं, but वो भी नहीं होता है. Especially lower middle class में तो बिल्कुल नहीं होता है, और बांग्लादेश में भी नहीं हुआ था. So it's a complex animal which cannot be put in a data कि 19% workforce is in manufacturing, and that's a bad news. What are they doing at home? If they're raising great families,
it's a great contribution. Now, should we compensate for them? Yes, we should. We should compensate every homemaker, in my view. And governments have tried it. I mean, MP, UP, many other central government may also someday try that out. I think हम लोग हमारी मॉम्स को हमारे प्रोफेशनल करियर्स में जितना क्रेडिट उन्हें देना चाहिए उसे बहुत कम देते हैं. तो हमें बहुत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल करियर भी तभी बना क्योंकि मॉम्स ने इतनी हमारी हेल्प करी, इतना हमें डेवलप किया एज अ ह्यूमन बीइंग. Even our fathers. I don't think I know anyone whose father has said मम्मी को कि तुम कुछ कमाती नहीं. होंगे कुछ है, लेकिन उस जनरेशन में इट वॉज एक्सेप्टेड. इट्स फाइन. आई मीन जस्ट बिकॉज तुम घर चलाती हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छोटी हो. यू आर लेस देन मी. इन फैक्ट मेनी ऑफ टाइम्स इन माई जनरेशन स्पेशली, फादर विल गिव द मनी टू द मदर विल गिव मनी टू द फादर बैक, after deducting all home expenses and savings and all. And it was a naturally accepted way of living where nobody said कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो इसकी वजह से. I think that अंडरस्टैंडिंग वॉज देयर. आई थिंक जब हम बहुत वेस्टर्न कंपैरिजन करने लगते हैं ना, तो ये भी टूटना शुरू हो जाता है कि यू नो एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड. एवरीथिंग, कौन कितना कमा रहा है वो उतना ही इज्जत में वही ऊपर नीचे है. तो अब प्रॉब्लम क्या है, सैलरी तो ऊपर नीचे होती है. बोनस आ गया तो वो ऊपर चली गई, बोनस चला गया तो तुम नीचे आ गए. मतलब ऐसे थोड़ी ना चलेगा. वी हैव टू, फैमिली इज अ मच स्ट्रॉन्गर थिंग देन मनी कैन बाय. टेल मी लाइक 3-4 थिंग्स व्हिच यू फील कि इंडियन नॉलेज और इंडियंस ने किया है लेकिन वर्ल्ड उसके क्रेडिट लेता है और हमें पता ही नहीं है. मैनी, मतलब इसका तो 2-3 तो है ही नहीं. आई हैव रिटन सेवरल episodes of several books on this topic. क्या बात कर रहे हैं? India's knowledge is the basis. See, you have to understand, as I was telling the last podcast, 6-7 हज़ार की civilization history में all but 500 years we have been at the top of scientific research, of all theories. So everything has to originate just like आज की डेट में या अब तक तो all the great inventions have come mostly from the United States in the past 100 years because they were the richest, they could afford it. We were also a rich, peaceful civilization with education. हमारे पास तो 4000 BC से लेकर के 1600 AD तक we were at the helm, at the top of the economic curve. With very minimal interior wars, with very good natural resources. तो हमारे पास तो समय ही समय था ये करने के लिए और पैसा भी था. इसलिए हमने नालंदा बनाई, तक्षशिला बनाई और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई. वहाँ पे मल्टी कल्चरल असेंबलीज होती थी. अभी मैं कश्मीर में गया था और वहाँ पर कश्मीर में राजा कनिष्क ने साइट्स बना रखी हैं जहाँ पर उस ज़माने की यूनाइटेड नेशंस जैसी चीज़ होती थी, जहाँ पे सारी दुनिया से रिसर्चर्स बुलाए जाते थे. वो बैठते थे, फिलोसफर्स, थियोलॉजिस्ट, और वो बैठ करके बातें करते हैं. तो मैं देख करके आया, ब्यूटीफुल साइट, मल्टी लेयर पहाड़ी पे बना रखी है. तो यहाँ पे तो नॉलेज, वी वैल्यूड नॉलेज. तो नॉलेज हमारी वैल्यू थी. कौन सी चीज़ें जो थी? अब जैसे लास्ट टाइम तो कुछ चीज़ें बता दी थी, कुछ नई चीज़ें बात करते हैं. ऐसे बूलियन की बात करते हैं. बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं ना, बाइनरी सिस्टम. कंप्यूटर बाइनरी पे चलता है, तो हम कहते हैं कंप्यूटर रन्स ऑन बाइनरी, 1 and 0, राइट. और बाइनरी का जो मैंने पढ़ाई करी कंप्यूटर साइंस की स्कूल में, आपने भी करी, एवरीवन इज टॉट कि बाइनरी का इन्वेंशन या तो ब्लेज पास्कल ने किया या लिबनिट्स ने किया. ब्लेज पास्कल, या हाँ, ब्लेज पास्कल और लिबनिट्स, दो लोगों को, गॉटफ्रेड लिबनिट्स और ब्लेज पास्कल, इन दोनों को हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं हुआ और चार्ल्स बैबेज ने उसको कंप्यूटर कोड में लगा दिया. फिर लेडी आडा लवलेस आई और सो ऑन सो फोर्थ, IBM बना. या बट द ट्रूथ इज बूलियन एंड बाइनरी इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट एंड इट्स फार मतलब करीब 200 या 300 BC की बात है. यानी कि आज से करीब 2200 साल पहले पिंगल करके दिस अ ऋषि हु राइट्स अबाउट लघु एंड गुरु. लघु एंड गुरु, गुरु मीन्स बिग, लघु मीन्स छोटा, छोटा बड़ा. एंड वो पूरा न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट श्लोकों में था. अब प्रॉब्लम क्या है, हमें श्लोक समझ में नहीं आते जल्दी, क्योंकि श्लोक थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं समझना, बट याद रखना आसान होता है. तो किसी इवेंट में तब तो किताबें होती नहीं थी, किताबें खराब हो जाती थी. अगर आप लिख के भी कुछ रखेंगे तो मटेरियल खराब हो सकता था. तो एवरीथिंग वाज लर्न्ड एज वेल. तो श्लोक में होता था सब कुछ. सो लघु और गुरु के बीच में ही हैज़ रिटन पूरी बाइनरी सिस्टम. सो बाइनरी में जो आज हम 0001 लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है नंबर 1, या 0010 विच इज़ नंबर 2, उसमें वो उल्टा होता था. 1000 इज नंबर 1 एंड 0100 इज नंबर 2. तो बस फ्लिप होता था, मिरर फ्लिप. लेकिन सारी बाइनरी एंड बाइनरी कैलकुलेशंस वर डन बाय ऋषि पिंगल. अब कितने साल लगे लिबनिट्स को? लगभग 1700 साल बाद लिबनिट्स एंड पास्कल केम अप विद द बाइनरी थ्योरम, जो बाइनरी नंबर सिस्टम रहा है. तो ये हमारा इन्वेंशन था. कंप्यूटर की भाषा हमने बनाई और आज भी हम क्रेडिट देते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं. हम नाम ही नहीं है पिंगल का. फिर वी डोंट इवन टॉक अबाउट कि ये भी कोई ऋषि थे जिन्होंने कुछ काम किया. पीपल, शल्य चिकित्सा और
Surgery is an Indian concept. Really? It is entirely Indian. We are the holy grail of rhinoplasty. नाक की सर्जरी होती है. We have equipments which are at least 1300 years or more, actually 1500 or so years old, who have been designed, and ये metal के objects हैं और ये अलग अलग जानवरों के claws से बने हुए हैं. So there was शल्य चिकित्सक थे, surgeons थे, who would come together and they will observe bodies में जिन पे animals के cuts लगे होते थे, क्योंकि लोग जंगलों में जाते थे तो कट ऐसे dead bodies या even alive में कट लगा होता था. उस कट को replicate करने के लिए they used to build equipments कि जानवरों के क्लॉ के हिसाब से इक्विपमेंट बने, ताकि इस तरह का कट लगाना है तो इस जानवर के क्लॉ की तरह इक्विपमेंट बनेगा. एंड दे वुड ऑब्जर्व दैट. सो द रीजन फॉर दैट, योग फॉर एग्जांपल, योग इज अ ग्रेट, अब सारी दुनिया बोल रही है, अब एक ये इन्वेंशन है जिसको दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, बट इट्स सच अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज. क्यों हम करते थे ऐसा? कारण यह है कि सारी दुनिया के पास ना समय था ना संसाधन. हमारे पास एक लंबी सिविलाइजेशन थी और बहुत संसाधन थे, तो हमने नॉलेज को बनाने में इन्वेस्ट किया जनरेशंस में. सो द थिंग इज दैट अब हमारी प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि हम सब्जेक्टिवली ऐसी सोसाइटी बन गए जिनको ये सिखा दिया गया है कि आपको कुछ नहीं आता था. आपके सब लोग फॉर फादर्स व जंगली, इनको कुछ नहीं आता था, और आप जो हम बता रहे हैं वो सीखो क्योंकि हम सही बता रहे हैं. और यहीं पे प्रॉब्लम आई. दैट स्पेस. कल जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आई वाज इन अ योगा कॉन्फ्रेंस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी. किसी ने बोला कि योग शुड बी डीसैनिटाइज, उसको हम इंडियन ना बोलें, उसे हम ये ना बोलें कि ये हमारे पूर्वजों का प्रोडक्ट है, हमारी संस्कृति का प्रोडक्ट है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी. ये बात क्यों है? क्यों होना चाहिए? हम एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए हम उस पर क्रेडिट गिरा दें अपना. कल को कोई बोलेगा कि ये मैगी है, से नेस्ले का लोगो हटा दो तो ये बिक जाएगा, तो क्या नेस्ले कहेगा हाँ हटा दो? ऐसा तो नहीं होगा ना. इट्स माई प्रोडक्ट. Why should, I'm not claiming any IPR for it. I'm not saying give me a royalty on yoga. तो Indians should get a royalty on every person who does yoga. तो योग अगर करने वाले से हम रॉयल्टी नहीं मांग रहे हैं, एटलीस्ट क्रेडिट तो दे दो. सो क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं आयुर्वेद का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए? क्यों हम उसको प्लांट साइंसेस बना करके बेचने की कोशिश करते हैं? बायो साइंस के प्रोडक्ट हम बनाएंगे, आयुर्वेद की क्यों नहीं बनाएंगे? आयुर्वेद में क्या बुराई है? It is a marvel of botany which was done 2000 years ago, and it is working. It has provable evidence not just by us but by others. क्यों ऐसा होता है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं बट व्रत रखने के नाम पे हमें शर्म आती है ना? इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, व्हाट डू यू डू? इंटरमिटेंट फास्टिंग. व्रत नहीं रखते. व्रत तो गाँव में लोग रखते हैं. मतलब ऐसा क्यों? सेम चीज़ है. सेम चीज़ को अगर मैं अंग्रेजी नाम दे दूँ और उसके पीछे एक जापानीज थ्योरी लगा दूँ तो इट्स एक्सेप्टेबल. बट वही चीज़ अगर भारतीय परंपरा में है और सभ्यता में जुड़ी हुई है तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो ये मेरे क्लास पे नहीं है, मेरे लेवल पे नहीं है. Okay, last question. I know we didn't touch on this last time, but I wanted to understand one simple thing. Because every time you come and I'm intrigued about your journey 100%, but I'm more intrigued about your journey with Dr. Kalam. That's also like one thing which I would love to know. And a lot of people last time comments में लोगों ने लिखा था कि आप डॉक्टर कलाम के बारे में और पूछते, तो मुझे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन करना है. इट्स अबाउट वन स्पेसिफिक क्वेश्चन कि डॉक्टर कलाम को वी ऑल नो एज अ विजनरी, एज अ लीडर, ठीक है, उनको एज समबडी हु लेड द कंट्री, बहुत सारी चीज़ें. बट आई वांट टू नो डॉक्टर कलाम एज मेंटोर, कि व्हेन ही वाज वर्किंग विथ यू, हाउ इज डॉक्टर कलाम as a teacher, as a mentor, उनमें क्या खासियत थी? Was he a great teacher, good teacher? Because I remember, I think उनकी last speech में भी वो वही बोलते हैं कि I'm a teacher and I'm gonna go while teaching, so that's the best thing in the world or something. Like there was a quote which went. You want to be remembered as a teacher. I want to be remembered as a teacher, right? Yeah. So how was he as a teacher? Because you saw firsthand. And what's the importance of a mentor? क्या आपको लगता है हर किसी को mentor रखना चाहिए life में? See, let's take it one step at a time. Okay, so Dr. Kalam, anyone as a mentor. If you get a mentor, nothing as is really good. But as Dr. Kalam used to say, and it's his words, if you are a mentee, you have to. The mentee-mentor relation eventually has to translate इस पे. The mentee should be like a student, has to stand on the shoulders of the teacher. मतलब this is
फिगरेटिवली नॉट हाँ, लिटरली, हाँ। ठीक है. यू हैव टू स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द टीचर मीन्स दैट आप उसकी नॉलेज और विजडम के ऊपर अपनी खुद की विजडम और नॉलेज बनाइए. एंड देन वी स्टैंड ऑन हिज शोल्डर्स, मेंटर के शोल्डर्स पे आप स्टैंड करते हैं. यू सी द वर्ल्ड इन योर ओन आइज. द टीचर will not show you the world or tell you the world from his or her eyes. The teacher will enable you to see the world as it's seen from your eyes. And he will be the shoulders on which you can stand so that you can look far and wide. That is the relation. So if you find a mentor... टीचर यहाँ तक देख सकता है, तुम उसके ऊपर ही देखना है, हाँ. आगे देखो. And the teacher should be okay to do that. The teacher should be humble and kind and should understand that that's how knowledge progresses. When your student stands on your shoulders and sees beyond you, अर्जुन जो है अपने गुरु से बेहतर धनुर्धर बने, गुरु का एम ये होना चाहिए. So now, so that's, I think, if you find someone like that, embrace. But a mentor is not a dictator of your views. He's a facilitator of your opinions. He may give you a contrarian point of view, but does not force. कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है. क्योंकि आपको मेंटर जैसा नहीं बनना, आपको अपने जैसा बनना है, जिसमें मेंटर का जो नॉलेज, विजडम और ज्ञान है वो समाहित होगा, लेकिन उसको वो संपूर्ण नहीं करता, पूर्ण करता है, लेकिन इट्स एन इंग्रेडिएंट इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट. डोंट ट्राई टू बिकम लाइक समवन, डोंट बिकम अ कार्बन कॉपी ऑफ समबडी. दैट्स नॉट द गोल. द गोल इज यू आर योर ओन यूनिक सेल्फ, एंड योर टीचर in whatever form is enabling you to become that unique person and correcting you and directing you towards that. I think Dr. Kalam was that person. If you look at people who he has worked with, and of course he's worked with many people who would consider him as a teacher, सब अपने अपने अलग हैं. मेरे और उनके व्यू पॉइंट्स बहुत अलग थे. He was a vegetarian and I was not, right? And his name, people thought he's a vegetarian. He's a non-vegetarian, so they would give him the food which had meat or something, and they would give me the vegetarian food, and we would just change the plates. He never said you also become this. He enabled you to be your unique self, right? So I think enabling that is a great role of the mentor himself. The other thing is, I think you talked about Dr. Kalam as a visionary, as an achiever. Of course, that all is well known. But all that happens because of certain inherent values. I think those values set him apart. Why was he able to deliver something new for the nation in extreme tightrope budgets, in denial from foreign countries and so on? Every decade he did that. Every decade something new came. The hovercraft in 60s, the space mission in 70s, the missile mission in 80s, the nuclear power program, the nuclear armament in 90s, and then the Rashtrapati Bhavan, and then he became a teacher. Every decade something new. That energy and that drive, where does it come from? So first of all, I think Dr. Kalam did not have narrow boundaries for people. Embracing diversity, embracing different kind of... I didn't speak Tamil. He didn't speak Hindi. The only communication we had was tutti-futti Hindi sometimes, and my tutti-futti Tamil is even worse, and English, right? And there was never a problem with that. I never felt that there's our mother languages are different. कभी ऐसा लगा ही नहीं. वो फीलिंग ही नहीं आई कभी ऐसा लगा कि हम कल्चर्स में अलग हैं या हम उम्र में भी इतना अलग हैं. मतलब ही वो 80 साल में, मैं 20 साल की उम्र में, आई वाज इन माय 20s, ही वाज इन हिज 80s, एंड नहीं लगा ऐसा कि क्योंकि ही वाज सो यूथफुल, इतना युवा सोच थी उनकी कि अच्छे खासे युवाओं को चैलेंज देते हैं. एंड दैट्स द थिंग दैट सेट्स हिम अपार्ट. ही वाज नॉट जस्ट अ गुड टीचर, ही वाज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट. अपनी जीवन के अंतिम दिन, at 83 on the very last day of his life, 27 जुलाई 2015 को, 83 साल की उम्र में, जब हम दिल्ली से गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलोंग जाना था हमें, शिलोंग में उनकी मृत्यु हुई. दिल्ली से गुवाहाटी करीब 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, विस्तारा की फ़्लाइट थी. उस विस्तारा की फ़्लाइट में हम लोग बैठे थे, तो उनका एक छोटा बैग होता था, हैंड बैग जो होता था, उसको जब वो जाते थे तो पीछे से मैं उठा लेता था. उसको मैंने उठाया तो वो बहुत भारी था बैग. सो अच्छा, आई कैड डू जोक्स एंड ऑल विद देम. सो मैंने उनके बैग खोला, मैं इसमें ये किताबें हैं, एक निकली, वैसे इस लाइक जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वो कार्टून की तरह एक किताब निकली. मैं कहा ये मोटी सी किताब है, तो इसकी वजह से भारी, तो दूसरी निकाली, दूसरी ऐसे एक और रखी हो ज़रा, फिर उस वाली पॉकेट में एक और रखी हुई है. मैं कहा सर, एक दिन के लिए आप जा रहे हो, कल वापस आना है रात में,
आप 3 किताबें लेके क्या करोगे, और वो भी इतनी मोटी मोटी से, इतना हैवी बैग हो गया है. व्हाई यू आर टेकिंग 3 books? ही सेड, नो सी, आई एम रीडिंग दिस बुक, फर्स्ट बुक, ठीक है, ये जो सेकंड बुक है, आई नो आई विल फिनिश दिस बुक, तो नाउ आई हैव टू पिक द सेकंड बुक बिकॉज ये खत्म हो गई तो इसको ले आएंगे. तो मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, तीसरी किस लिए? कहता आई डोंट नो द सेकंड बुक विल बी गुड और नॉट, व्हाट इफ इट्स नॉट गुड, देन आई विल गो टू द थर्ड बुक. ग्रेट. तो व्हाट वाज ही डूइंग? he was continuous learner, and that's how great teachers become great. Teachers who stop learning stop being great teachers. Even the last day of his life, he was with 3 books. 2 of them were actually spare. One was spare, the other was, because that book will finish, I want to utilize my time to do something else. And on the same day, because I met him as a teacher in 2008 in IIM Ahmedabad. The last day of his life was also as a teacher in IIM Shillong, across the country, right? And we reached, for example, we had the lecture was supposed to start at 6:30 p.m. at IIM Shillong. We reached at 6:25. थोड़ा लेट हो गए थे. हाँ, और एक गेस्ट हाउस में रीच किए थे, तो वहाँ से ऊपर तक जाने में 5 मिनट लगता, तो जस्ट इन टाइम चल रहे थे हम. So he loved tea and that round biscuits, right? वो. So then they got him the tea, and I said, "Sir, you have the tea." And then he got that, he started talking to one of the soldiers who was standing for him. That's a story in itself. There's one soldier who was standing while we were going. वो जिप्सी के पीछे खड़ा था, तो he wanted to apologize to the soldier, saying that मेरी वजह से तुम्हें 3 घंटे खड़े रहना पड़ा. So उसको लेकर के आए, तो उससे वो बात करने लगे. जब उससे वो बात करने लगे तो 5 मिनट निकल गए, तो अभी टाइम ही नहीं बचा. So मैंने कहा, सर we'll get a new tea, and he offered the tea to the soldier, so there's new tea has to be made. So I said, 5 मिनट रुक जाइए, the students are there, I will go, I will set things up, I'll manage the show, and you come at 6:35. He said something very profound, and those were amongst his last words. He said, you see, that's a wrong advice. I'm his advisor. He said, that's a wrong advice. A student must not make, a teacher should not make his students wait. हम कहते हैं students should not be late. He said, a teacher should not make students wait. I have to go. And so he went. He never came back for the tea. Never ever. Because while he was teaching, he passed away. But even at his last moment, what was the mentor doing? He was valuing the effort of the student. So when teachers learn, students have to respect teachers. But when teachers also respect the time of the students, a beautiful classroom emerges. Yeah. That's the learning environment we need to build. शायद वहाँ हम कभी कभी मिस कर जाते हैं, है ना? So this is how you connect with your student better, and also you are learning with the student, so that helps in a way. And life is most taught in values and not in facts. I can teach you a fact or anyone a fact today. Tomorrow that fact will become irrelevant. Something better will come. I know, कुछ अच्छी कहानी बताने वाले मुझसे भी अच्छी वाले आ जाएंगे, मुझसे अच्छी बातें आ जाएंगी, लेकिन जो जीवन के नियम होंगे, जीवन जीने के तरीके होंगे, वो सिखा देंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे. डॉक्टर कलाम टॉट मी वन थिंग, स्मॉल थिंग. कभी भी, जैसे ऐसी एक लंच टेबल थी, 4 लोग बैठ सकते थे उस पर, उसके बाहर एक शीशे का दरवाज़ा था. वो शीशे के दरवाजे के दूसरी तरफ एक चबूतरा था, उस पर बहुत सारे तोते, कबूतर, एक मोर थे बहुत सारे, वो पूरी फैमिली आती थी मोर की, और वो छोटी वाली चिड़िया स्पैरो जैसी जो होती है, वो सब आती थी. Dr. Kalam will never start his food till those birds were fed. Never ever. I've had 7 years, almost all lunches with him, all breakfasts. वो चिड़िया आती थी, breakfast, lunch, रात में तो नहीं आती थी, but breakfast और lunch में वो चिड़िया को खाना खिलाए बिना he will never start his food. So one day we were getting late, and I said कि in the early days I started working with him. मैंने कहा, सर वो दे देगा वो. We had a military personnel who used to help us with all the household work. And मैं कहता, दे देगा सर. His name was Chilappa. So I said, Chilappa दे देगा, आप शुरू करिए, let's start eating and we have to go. He said, no. If I do this once, in my mind, it will become a habit that I can circumvent this duty. And those birds will never complain because they can't. So I have to feed them, and as separately, अलग अलग सबके लिए रखा जाता था ताकि आपस में लड़े ना वो birds. But I will not start till this happens. So what is the point? The point is good habits, kindness, compassion, empathy have to not only be learnt once, but they also need to be protected. कई बार हम अच्छी आदत पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छी आदत हम कुछ दिन में छोड़ देते हैं.
एक वो मौका आता है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लेट हो रहे हैं, ये हो रहा है, तब बुखार है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, आज नहीं करते हैं। जिस दिन आज नहीं करना सीख लिया, उस दिन आपके माइंड ने क्या सीखा कि कभी कभी ये नहीं कर सकते हैं, चलेगा, और फिर वो बार बार आप करेंगे. सो ही नेवर डिड दैट. So we learned from that. Today outside our office there's a 3-legged dog and we feed them. It has to be done. It's not compromisable. That's something which I learned, and I think everyone should have those anchor points in life. And these good anchor points, empathetic anchor points, actually help you be happy. As Dr. Kalam said, the way to be happy is to practice one thing, which is what can I give. In fact, उनके ऊपर जो book लिखी मैंने उसका title ही यही है, what can I give. So because what can I give, even for 10 minutes, 15 minutes, if you do it, it'll make you happy, and it'll make you more productive, more happy, of course, and you'll also be able to keep other people happy, which is very important, and you'll sleep well. I think that's very, very important. So that's something which I think from the mentor's perspective is quite important. I'm moved, and I think I'm gonna take this line and I'm gonna write it outside, because outside, if you see, there's like a values wall where I keep stealing things from people who have said it right and do right things. On the left, there's something which I believe in, and on the right, there's something, everything which I've stolen from other people. So I'm stealing this from Inspired, not stolen. I love stealing. Okay. I love the word stealing, because it's not like blatantly, I'm just taking your words and putting You there. have no option. Yeah, so that's Happy what to I'm do doing. that. It's an honor to be on your wall. So I'm gonna take that, and that's something I'm gonna write. That I'm gonna write in bold letters. What can I give? Yes. And I think that should be the ending question for everybody to ask themselves today at the end of the podcast. Hey, ask yourself this question when you're starting this, or when you're just finishing this particular podcast, and you're starting your life again. Just ask yourself, what can I give? And try to keep asking yourself this question. It's a great question. Thank you so much. Thank you for having a deep and long conversation with us once again. I want to get you back again and again. And so it's a pleasure to have you here. Thank you so much to come on Figuring Out. As I love to say, you're not a guest on Figuring Out, you're a teacher on Figuring Out. So you should keep coming on again and teach us. Absolutely happy to do that, and my best wishes to you, your team. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ, क्या ऐसे और गेस्ट आप देखना चाहते हो जो इंडिया के बारे में बात करें, हिस्ट्री के बारे में बात करें, ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करें, और फ्यूचर में हम कैसे अपने आप को वेल इक्विप्ड नेशन और वेल इक्विप्ड लीडर बना सकते हैं, उसके बारे में बात करें. अगर हाँ, तो हमें बताओ कि अगली बार हम ऐसे जब गेस्ट लेके आए तो उनसे क्वेश्चंस क्या पूछें, ताकि हमें पता चले कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, और वैसे ही टाइप की कॉन्वर्जेशंस हम आपके लिए लेके आ पाए. यू नो व्हाट टू डू. आपको ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसको इस कॉन्वर्जेशन से हेल्प होगी और वो अपनी लाइफ में एक बेहतर लीडर बन सकेंगे. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.